गीत सागर। Congratulations, Jeet Sagar! स्टार्टेड वेरी हम्बल एज अ करियर, फिर सडन एक शिफ्ट आया, रातों रात स्टार बन गए, एक्स फैक्टर जीत गए। क्या चीजें बदली जिंदगी में या तुम बदले एज अ पर्सन? एक्स फैक्टर का ऑडिशन भी मैं नहीं देना चाहता। ग्वालियर में एक जर्नलिस्ट है अमरीश आनंद, उन्होंने पुश किया और मैं एक्स फैक्टर जीत गया। चेंज का ऐसा है कि उस चेंज ने मुझे जमीन पे रखा। ऐसे शो जीतने के बाद अक्सर लोगों को वो फेम मिल जाती है, तुम्हें वो ड्यू फेम या ड्यू करियर ग्रोथ क्यों नहीं इंडस्ट्री में? एक तो अंबार लगे हैं शो के, हर 3 महीने में आप एक एक शो नया है। शो देखिए। हाँ। तो एक तो नौकरी की तरह हो गया है। आर्टिस्ट बड़ा ही बनाने का इंटेंट मुझे नहीं लगता है। शोज करने का इंटेंट है। जब आजकल के लोगों को देखते हो जो यंग आ रहे हैं, नॉट दैट फैब सिंगर आल्सो, बट दे आर क्वाइट फेमस। मेरे को फेम से तो कभी लगा, मेरी लाइफ में तमन्ना यही रही कि जो भी मैं करूं वो मैं बहुत अच्छे से कर सकूं। वो गाने के साथ नहीं हो पाया। सोनू निगम वाज अ टीचर, यू कंसीडर हिम एज अ मेंटोर, ठीक है? उन्होंने उस टाइम पे एक्नॉलेज भी बहुत अच्छे से किया उस चीज को। या फिर लाइफ में तो कोई रिजेक्शन या सेटबैक रहा है? मेरा डिवोर्स यू गॉन टू थेरेपी? 100%। आई स्टिल टेक थेरेपी। मैं अगर 20 घंटे डेली दौड़ूं, दुनिया मुझे पागल कहेगी। मैं अगर हर आधे घंटे में इतनी सारी बिरयानी खाऊं, दुनिया मुझे पागल कहेगी। पर अगर मैं 18 घंटे डेली काम करूं, ये एक्सेप्टेड है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि कन्वर्ट्स टू। So Geet, welcome. Finally, you're on my podcast. And I'm seeing you after years. True, after mostly 10 years, I guess. Easily. Almost. Easily. 10 साल Right. easily. 10 साल। But you haven't changed. By Person looks. wise नहीं नहीं, इंसान के तौर पे तो बहुत बदल गए हो। जो हमारी कॉन्वर्सेशन अभी हुई उसमें हमने रियलाइज for किया। good or for worse? Yeah, see, evolution is always good. Right? That's what I personally feel. Thank you. So how you evolved, starting from an RJ, then to a singer, X Factor winner, then a writer, lyricist, and even you are doing acting also. So how do you feel as a person? तुम कितने evolve हुए हो? I would like to believe काफ़ी। I would like to believe। एक तो मुझे पर्सनली अपने बारे में ऐसा लगता है कि मैं ना मुझे बहुत देर से चीज़ें समझ आती हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं ना थोड़ा लाइफ में हर चीज़ बाकियों से 3-4-5 साल लेट समझता हूँ। ऐसा मुझे लगता है अपने बारे में। पर देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट दैन नेवर वाली बात है। तो मैं पीछे जब मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव इवॉल्व फॉर गुड। Okay. आई हैव लर्नड अ लॉट। लोगों से, सिचुएशंस से, प्रोफेशंस से, और ज़िंदगी ना इट हैज़ टॉट मी हाउ टू फ्लो अलोंग। रेजिस्ट करने की जगह या उससे झगड़ने की जगह ना, मैं था ऐसा कि मैं झगड़ता था या मुझे बड़ा लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। फाइनली आई थिंक आई एम बिकमिंग अ पर्सन हु इज़ फ्लोइंग अलोंग, जो कह रहा है कि हाँ ठीक है। और ना एक क्यूरियोसिटी आई है। मैं ना, मेरा ही एक शेर है, आहें भरकर दुनिया देखी, कितना डर कर दुनिया देखी। तो मेरा मानना ये है कि आहें भरकर दुनिया नहीं देखनी चाहिए, सैड होके और निराश होके दुनिया क्यूरियोसिटी से देखनी चाहिए, विस्मय से देखनी चाहिए। अच्छा ये हो गया, अरे वाह, अच्छा ये कर दिया इसने, अरे वाह। तो मुझे लगता है जब ये इंसान बनना शुरू हुआ ना तो मज़ा आना शुरू हुआ। तो मुझे लगता है बढ़िया। So curiosity की भी तो डेफिनेशन हो सकती है ना, कि एक अच्छी क्यूरियोसिटी है या एक नेगेटिव क्यूरियोसिटी है, राइट? जैसे मैं समझा नहीं। जैसे तुमने कहा कि तुम क्यूरियस हो गए हो, तुम्हें हर चीज़ जाननी है, राइट? या तुम उसको एक, बट जानने के पीछे की भी नियत होती है, नहीं? हर चीज़ को समझने के पीछे की भी नियत होती है। सो फॉर यू मे बी इट्स लाइक कि तुमने पॉजिटिवली ग्रो किया, पॉजिटिवली तुम्हारी क्यूरियोसिटी फ्लो कर रही है, क्योंकि दुनिया की क्यूरियोसिटी हमेशा पॉजिटिवली फ्लो नहीं करती, अदरवाइज सोशल मीडिया पर ट्रोल नहीं हो रहे होते। देखिए सोशल मीडिया वो भी क्यूरियोसिटी है। सोशल मीडिया पे जो लोग, देखिए मेरे को ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे अच्छे लोग भी ट्रोल हो रहे हैं, है ना? क्योंकि जो ट्रोल करने वाले हैं उनकी क्यूरियोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, तो उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, पर कोई भी नॉलेज इज पावर कहते हैं ना, तो
हर पावर इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके पीछे जो उसे इस्तेमाल करने वाला है उसका इंटेंट क्या है। तो मेरा इंटेंट तो अच्छा है, करेक्ट। और मेरा इंटेंट ये है कि एनीथिंग विच मेक्स मी कम क्लोजर टू माई सेल्फ, जिससे मैं खुद को बेहतर जान पाऊँ या मेरे बारे में मुझे कुछ पता चले, तो मेरी क्यूरियोसिटी उस चीज़ से जुड़ी है। दूसरा फिर धीरे धीरे ये भी लगता है दुनिया में कितना कुछ है ना जानने समझने, बिल्कुल। कितना कुछ है जिस बारे में आप, जिसके थ्रू आप तक का रास्ता आ सकता है। तो ये बात है कि मुझे हर चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स में कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, शायद मे बी दैट्स व्हाई आई नेवर अंडरस्टूड मनी, ओके। है ना। या नहीं तो शायद मैं पायलट होता, बचपन में था मैं पायलट बनना चाहता था, फिर पता चला इसमें तो मैथ्स लगेगा, मैंने कहा सॉरी थैंक यू। तो वैसा है, तो मेरी क्यूरियोसिटी उन चीज़ों से है, और वो ऑटोमेटिकली आती है। मुझे नहीं लगता आप डिसाइड करते हो, आप ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ों के बारे में क्यूरियस होते हो और कुछ चीज़ों के बारे में नहीं हो। नहीं होते हो। सो आफ्टर विनिंग एक्स फैक्टर, यू नो, हम जहाँ से आते हैं, तुम और मैं, एक छोटा शहर ग्वालियर, राइट। यू वर एन आरजे, यू स्टार्टेड वेरी हम्बल एज अ करियर, फिर सडन एक शिफ्ट आया, यू बिकम लाइमलाइट, एक रातों रात स्टार बन गए, एक्स फैक्टर जीत गए। सो क्या चीज़ें बदली ज़िंदगी में, या तुम बदले एज अ पर्सन कुछ समय के लिए ही? वो आया क्या, मतलब दैट प्राउड, जो भी इसको नाम दो। ये थोड़ा लंबा जवाब है इसका। एक तो ये हुआ कि रेडियो का जॉब छोड़ चुका था मैं, और एक साल ना मैं छोटे मोटे गिग्स कर रहा था, Correct. कहीं एंकरिंग कर ली, Yes. कहीं कुछ कर लिया, और एक्स फैक्टर का ऑडिशन भी मैं नहीं देना चाहता था। ग्वालियर में एक जर्नलिस्ट है अमरीश आनंद, उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी के एक फेस्ट में परफॉर्म करते देखा, उन्होंने कहा भाई एक ऑडिशन हो रहा है दे दो, और मैंने उनको कहा साहब मैं थक गया हूँ ऑडिशंस दे दे के और रिजेक्ट हो के, मुझे नहीं करना। उन्होंने पुश किया और मैं एक्स फैक्टर जीत गया। चेंज का ऐसा है कि उस चेंज ने मुझे ज़मीन पे रखा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, वोट किया और मैं जीता, राइट। मेरे फेसबुक में ना करीब 3-4 हज़ार मैसेज पड़े हुए थे लोगों के। तो मेरे अंदर ये था कि जिनके कारण जीता हूँ उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए मुझे, करेक्ट। है ना। तो जब मौका मिलता था मैं करता था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने तो कहीं स्क्रीनशॉट्स भी होंगे शायद उसके, कि किसी ने बोला ओ आई एम अ फैन ब्ला 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 ब्ला, और उसके 6 महीने 8 महीने बाद जब भी मैं वो रिप्लाई कर पाया तो मैंने कहा कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे जवाब हैं, हु इज दिस। लोगों के लिए भी स्टारडम इंस्टेंट वाला है, विद अ फ्लैश याद रखा और वो भी हाँ, भूल लेकिन गए। उससे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं गुस्सा हो जाऊँ, पर मेरे साथ मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ कि मुझे ओ अच्छा अच्छा ये गेम है क्या, ये बढ़िया है, लोगों चक्कर की ही नहीं। याददाश्त कमज़ोर है। लोगों की याददाश्त कमजोर है, और उसमें बने रहने के लिए मुझे कॉन्स्टेंटली कुछ नहीं करना। मुझे ये भी क्लियर हुआ ना कि एक तो ये क्वेस्ट भी शुरू हो सकती थी कि अरे ये भूल जाएंगे मुझे, अरे अरे उसको आप जकड़ लो बहुत ज़ोर से, उस फेम को, या वो जो उतनी देर की लाइमलाइट है आप उसको बहुत कस के भी तो पकड़ सकते हो। अरे अरे लोग मुझे भूल रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। पता नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ कि ओ अच्छा ये ऐसा है क्या, बढ़िया है। तो मुझे कभी वो रहा ही नहीं कि इसको जकड़े रहने के लिए मुझे कुछ करते रहना चाहिए। इसीलिए मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर जो हैं बट यू आर नॉट मुट्ठी एक्टिव बराबर ऑन, है। नहीं यू आर नॉट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम आल्सो, दैट एक्टिव, एक्टिव से मेरा मतलब है कि वही वो बने रहने के लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ मैं। राइट। दैट्स योर पर्सनल स्पेस। मतलब जो मैं रियल लाइफ फॉर में हूँ, नाउ दिस इज योर पर्सनल स्पेस ओनली, इंस्टाग्राम इज योर पर्सनल स्पेस, हाँ मतलब मैं जैसा रियल लाइफ में हूँ वैसा ही वहाँ पे भी, राइट। हाँ कुछ उसको अलग नहीं। फोकसली पर्पसली नहीं कर रहे हो, हाँ नहीं है। कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए। हाँ मतलब या दैट्स व्हाट इट इज़ फॉर मी, मेरे को। सो सॉन्ग राइटिंग इफ आई टॉक अबाउट, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत नया था, एज फ्रेंड्स हम सबको नहीं पता था हाँ कि लिरिक्स कि राइटिंग, तुम्हारे अंदर भी एक मुझे भी नहीं पता था कि एक मैं राइटर है, लिरिक्स राइटर बन एक जाऊंगा, राइटर है, लिरिसिस्ट बन जाऊंगा। हाँ लिरिसिस्ट दैट टू। राइटिंग, एक स्टोरी राइटिंग फिर भी सिंपल हमें लगती है, वी डोंट नो, बहुत मुश्किल है। नहीं हमें लगती है, बट जितना पोएम पढ़ी है हमने उस हिसाब से सॉन्ग राइटिंग तो हमें बहुत टफ लगती है, राइट। सो हाउ यू परसीव इट, ये तुम्हारे लिए क्राफ्ट है, ये एज अ वे टू अंडरस्टैंड योर इमोशन, एंड वॉट इमोशन यू एक्चुअली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, पेन, लव, मेमोरीज, क्या है जो उसको पुश करती है सॉन्ग राइटिंग को? इसका एक शब्द में जवाब तो ये है कि ज़िंदगी है ना। जो मैं अभी, हम जब बैठ के चाय पी रहे थे तो मैं कह रहा था ना कि जब तक मैं सिंगर था ना,
और ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सब ऐसे हों ये ज़रूरी नहीं है। मैं जब तक सिंगर था एक वैलिडेशन की प्यास थी, करेक्ट, है ना। होती है। मेरे अंदर ये था कि लोग मुझे देख लें, लोग मुझे जान लें, मैं बहुत अच्छा गाऊं। मुझसे बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले हमेशा ही सामने रहते थे मेरे। और एक कहीं ना ऐसा था कि थी वैलिडेशन, आउटवर्डली था सब कुछ बाहर था। लिरिक्स राइटिंग के साथ जो बहुत अच्छा चेंज हुआ, उसने ना मुझे मेरे से दोस्त बना दिया। अब मेरी खुद से थोड़ी दोस्ती हुई उसके चलते, अपने आप से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, या मेरा प्रोसेस ऐसा है कि बिना खुद को जाने, बिना पॉज किए, बिना स्लो डाउन हुए ना, आप अच्छा सोच नहीं सकते शायद। आप अच्छा सोच नहीं सकते शायद। चलो हम फंबल करेंगे चलेगा, जब गीत सागर फंबल कर सकता है तो हम। इट्स अ टंग ट्विस्टर इफ यू सी ना, सोच नहीं सकते शायद। एनीवे, तो आप स्लो डाउन हुए भी ना, आप अच्छा सोच नहीं सकते और अच्छा लिख नहीं पाएंगे शायद। एक चीज़ ये भी रहती है कि वही प्यार, वही दर्द सबने तो लिखा है, बिल्कुल, और बड़े बड़े लोगों ने लिखा है। बड़े लोगों ने कहा है। तो आप क्या लिखोगे? क्या आप वो लिखोगे जो आप जी रहे हो ना, और आप जो जी रहे हो उसके लिए तो स्लो डाउन होकर देखना पड़ेगा कि मैं क्या जी रहा हूँ। तो प्यार सबके लिए अलग है। हाँ, एग्जैक्टली। प्यार की जो किताबी डेफिनेशन है, मैं तो उसके बहुत खिलाफ हूँ एक तरह से, या फिल्मी डेफिनेशन के बहुत खिलाफ हूँ। क्योंकि मुझे लगता है दो लोग आपस में तय करते हैं कि उनके लिए प्यार क्या है। ना समाज का कोई हक है उन्हें बताने का, ना किताबों का, ना फिल्मों का, ना इतिहास का। मुझे लगता है ये दो लोगों के बीच की बात, जैसे भगवान से रिश्ता होता है ना एक आदमी का, कि मेरा मेरे भगवान से क्या रिश्ता है, वो मेरा उसके बीच पर्सनल है। कोई मुझे कैसे बताए और क्यों बताए। वही एक प्रेमी प्रेमिका के बीच, या प्रेमी प्रेमी के बीच, या जो भी, वो ये है कि वो तय करते हैं कि हमारा क्या रिश्ता है आपस में। तो कोई किताबी डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है, मेरे को लगता है उसके लिए। मैं वापस आना चाहूँगी अपने पुराने सवाल पे, एक्स फैक्टर के। तुमने इतना बड़ा शो जीता, राइट, नंबर 1 शो का शो। ऐसे शो जीतने के बाद अक्सर लोगों को वो फेम मिल जाती है जो हमने पिछले सालों में देखा है। राइट। तुम्हें वो ड्यू फेम या ड्यू करियर ग्रोथ क्यों नहीं मिली? ब्लेम पे चला जाएगा गेम, पर डजंट मैं मैटर, वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री। दोनों पक्ष बताता हूँ। हाँ। अपनी भी बात बताता हूँ, बिल्कुल। और जो सामने से चीज़ें हो सकती थी वो भी बताता हूँ। मैं के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था जी। 1.5 साल। इतना बड़ा शो जीतने के बाद मेरे पास शोज़ की लाइन लग जानी चाहिए थी। करेक्ट। मेरे पास बहुत शोज़ के फ़ोन आते थे जो मैं उनको फॉरवर्ड कर दिया करता था। 1.5 साल में एक भी शो नहीं आया मुझे, एंड दे वर मैनेजिंग मी। तो एक क्वेश्चन तो वो है। दूसरा, देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत खुल के बोलता हूँ कि उस शो में ना मुझसे बेटर सिंगर्स थे। मैं वोटिंग के कारण जीता। करेक्ट। अब जीत गया तो जीत गया। अब बिग बॉस है, गौरव खन्ना जीत रहा है। हाँ, मतलब मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करता हूँ, पर मैं जीत गया तो जीत गया, मैं वैसा fan है ना। और शोज़ की इंक्वायरीज आ रही थी, ये मुझे पता है, और मैं उनको फॉरवर्ड कर रहा था, ये भी मुझे पता है। लेकिन अगर 1.5 साल में मैंने एक भी शो नहीं किया तो मेरे मैनेजमेंट से कोई पूछे कि क्या हुआ। और क्योंकि मैं छोटे शहर का आदमी था, मुझे हिम्मत नहीं थी बहुत इस बात की कि कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाके शोज़ कर लूँ, फिर देखा जाएगा। करेक्ट। तो वो जो मिंटिंग टाइम होता है ना, वो चला गया। 6-8 महीने का ही होता है। राइट। हाँ। तो उस दौरान मैं उनको कोक्स करता रहा कि अरे शोज़ आ रहे हैं ये वो, और उन्होंने कहा नहीं, इतने बजट का नहीं करना है, इतने बजट का नहीं करना है, इतना। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इवेंट मैनेजमेंट का मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो Right, मैंने हाँ। उनको एक चीज़ बोली थी कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है आप ओवर कोट कर रहे हैं मुझे। आप कम से शुरू करिए, मैं कम में करने को रेडी हूँ शोज़। आप कम से शुरू करिए और फिर प्राइस बढ़ा लेंगे। मैं परफॉर्मर अच्छा हूँ, मुझे ये पता है, मैं शोज़ में जाऊँगा हाँ। तो आपको शोज़ की रिपोर्ट अच्छी आएगी, ये मुझे पता है। हाँ। उन्होंने नहीं किया। वियर्ड बात, अब मुझे याद आता है, उस 1.5 साल में एक शो किया हमने जिसके उन्होंने मुझे 70,000 रुपये दिए। तो वैसे वो ओवरकोट कर रहे हैं हर जगह, कहीं शो नहीं ले रहे हैं। एक शो जो उन्होंने मेरे से कराया, उसके उन्होंने मुझे 70,000 रुपये दिए। तो प्राइसिंग वाज नॉट द इशू एनी डे, मैं तो रेडी था कम में करने के लिए ना। एंड दे पेड यू इवन लेस। ऐसा भी नहीं था कि एक शो में उनको बहुत ज़्यादा दिया। हाँ, वो भी कम ही नहीं, दिया। वो भी नहीं। हाँ। और उसके अलावा मेरा ये भी मानना है कि इंडिया के सारे रियलिटी शोज देखिए ना आप। मुझे एक बार बताइए, अभिजीत सावंत, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट आई इंडियन वाज आइडल, अबाउट टू कम ऑन टू दैट पॉइंट। हाँ। फर्स्ट इंडियन आइडल विनर, हाँ। तो इतना नेम फेम और टैलेंट भी वो है ग्रोथ ना? नहीं मिली।
पर उसके बाद कोई भी बताइए ना मुझे, किसी को नहीं है विनर्स, व्हाई डज इट हैपेंस कि कोई भी जो विनर है उसको वो फेम या वो ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही इंडस्ट्री में? एक तो अंबार लगे हैं शो के, हर 3 महीने में आप एक एक show नया है। शो देखेंगे। हाँ। तो एक तो नौकरी की तरह हो गया है ना, एक तो वो है। दूसरा क्या है, आर्टिस्ट बड़ा ही बनाने का इंटेंट मुझे नहीं लगता है मैनेजमेंट में। शोज करने का इंटेंट है, शोज बड़े बनाने का इंटेंट है, पर उसके बाद जो है ना सेल्स एंड सर्विस वाली जो बात है, तो सर्विस का इंटेंट नहीं है किसी का, सेल का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, अगर सेल का इंटेंट नहीं है दैट इज क्वाइट अंडरस्टूड, क्योंकि वो एक शो के लिए आए हैं, उनको आर्टिस्ट मैनेज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं तो फिर फ्री कर दो ना। है। दैट व्हाट आई एम कमिंग कि उनको फिर फ्री क्यों नहीं कर दे रहे वो पता लोग? नहीं, नो वन आस्क्ड दिस क्वेश्चन। मेरे को भी कौन सा पता था, मैंने भी तो जिया है वो। और एक और बात, मैं भी कोई बहुत एंटरप्रेन्योरियल तो था नहीं, करेक्ट। एंटरप्रेन्योरियल जिसे कहते हैं, मैं नहीं था बहुत। मेरे को, मैं ना इस मामले में थोड़ा सीधा रहा हूँ कि मुझे नहीं आता खुद को सेल करना। फिर से आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मुझे खुद को सेल करना नहीं आता, है ना। गीत सागर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। हम ये बीच में प्रमोट करते रहेंगे गीत सागर ऑफिशियल, की फॉलोइंग इट। तो मुझे खुद को सेल करना नहीं आता। मुझे उस दौरान, और ऑफ कोर्स उस समय तो मैं ग्वालियर में था, मुंबई शिफ्ट होने के आप बिलीव नहीं करेंगे, एक्स फैक्टर के बाद भी 6 महीने लगे मुझे मुंबई शिफ्ट होने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो प्राइज मनी थी वो जब आई, उसको 6 महीने लगे या 4 महीने लगे या जो भी है। उसके पहले आई डिडंट नो हाउ टू डू इट। काम है नहीं, शोज है नहीं, करना जाके खर्चा शुरू हो जाएगा, हाउ विल आई डू इट, मुझे नहीं था ये सब। और उसके बाद भी शोज नहीं आए, तो जो मिंटिंग टाइम था वो चला गया था। यही देखता हूँ मैं। और इंटेंट मुझे लगता है कि शायद अब कुछ चेंज हुआ, मुझे नहीं पता, ये तो 15 साल पुरानी बात है। पर मेरे दौरान, मेरे जीतने के आसपास के वक्त में मुझे जितना याद है, मैनेजमेंट किसी का भी बहुत ऐसा नहीं था कि कोई स्टार बन गया हो या किसी ने काफ़ी तरक्की कर ली हो, करेक्ट। अनलेस उसे आता हो। तो वो है। सो कभी कभी फीलिंग आती है कि समय निकल गया? विश्वास कीजिए, बिल्कुल नहीं आती, ओके। बिल्कुल नहीं आती। जब आजकल के लोगों को देखते हो जो यंग यंग आ रहे हैं, नॉट दैट फैब सिंगर ऑल्सो, बट दे आर क्वाइट फेमस। पर देखिए ना, वही बात है कि मेरे को फेम से तो कभी लगाव नहीं था। पैसे से भी नहीं है? पैसा सिर्फ फेम से कमाना है वो ऐसा जरूरी नहीं है, और कितना पैसा काफ़ी पैसा होता है, हाउ मच इज इनफ। मेरे लिए बहुत सारा पैसा काफ़ी पैसा है, ठीक है, मेरे साथ ऐसा बहुत है सारे जीरोस। कि क्या पैसा चाहिए? हाँ चाहिए, पर कितना चाहिए उसका कोई अंत नहीं है। तो आप जहाँ खुश हो जाओ उतना चाहिए। नहीं, आते रहना चाहिए। हाँ, तो यार देखो, मैं 15-16 साल से मुंबई में हूँ, हाँ। तरक्की ही की है मैंने, अच्छे लोगों के साथ काम किया है, अच्छे लोग कमाए हैं, अच्छा काम किया है, इतने साल सर्वाइव किया है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कमी है लाइफ में, फ्रैंकली। तो मुझे लगता है बढ़िया है सब। मतलब करियर वाइज भी और कंटेंट, मुझे तो लगता है हाँ, क्या बहुत कुछ हो सकता है। हाँ हाँ, मैं शाहरुख खान भी हो सकता था, कहीं पर ऐसा मुझे तो क्या नहीं है पता। कि ह्यूमन मेंटेलिटी है कि जब हम कुछ चीज़ अचीव नहीं कर पाते तो हम कोशिश करते हैं उसी में खुश होने की? मैं, कहीं ऐसा तो नहीं, ह्यूमन नेचर होता है ना हमारा? मुझे अच्छा काम करने की प्यास अभी भी है। आप बिलीव करेंगे, एक्स फैक्टर की शायद कहीं कोई क्लिप भी हो, मुझे नहीं पता, उस समय सोशल मीडिया इतना नहीं था, नहीं था तो एकदम। चीज़ें उसकी शायद ढूंढने पे ना मिले, कुछ वीडियोस भी हटा लिए गए हैं शायद। पर मुझे ये यकीन है अपने बारे में, और उस समय मैंने ये कहा भी था। हाँ, सोनू जी का के टीचर्स डे का एपिसोड था शायद, तो मैंने सोनू जी को बोला, वो मेरे मेंटर हैं, या वो, मैं उनको द्रोण समझता हूँ, मैं एकलव्य हूँ उनका, और मैं बस अच्छा गाना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में तमन्ना यही रही कि जो भी मैं करूँ वो मैं बहुत अच्छे से कर सकूँ। वो गाने के साथ नहीं हो पाया, वो गाने के साथ नहीं हो पाया, एंड आई मेड पीस विद इट। ओके। आई मेड पीस विद इट। और गाने के साथ मेरा लव हेट रिलेशनशिप रहा है। मुझे बहुत प्यार है गाने से, गाने को नहीं है, गाने को शायद मुझसे उतना थोड़ा नहीं कम है, मुझे ऐसा लगता है। ब्रेकअप चलता रहता है। हाँ, पर फिर जब लिखना आया लाइफ में, तो मैंने वो उन सारे लोगों के साथ काम किया जिनके साथ एज ए सिंगर काम करने की तमन्ना थी और कभी नहीं हो पाया था पूरा। जैसे अमित सर हैं, अमित त्रिवेदी सर, यार मैं बड़ा सोचा करता था उनके साथ कभी कुछ गा दूंगा ये वो, पर फिर धीरे धीरे समझ में आया कि और अपने से ईमानदार रहना ना बहुत वो ज़रूरी ज़रूरी है। है तो ज़िंदगी मुझे में। ये पता हाँ। था कि यार मुझसे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ मुझसे बेटर है, जो मुझसे बेहतर रियाज करते हैं, जो बेहतर जानते हैं, बेहतर गाते हैं। उस बेहतरी की कोशिश में लगा रहा, पर वो हुआ नहीं कभी, ऐसा कह सकते हैं। हर चीज़ नहीं बनी होती। हाँ, नहीं बनी होगी, नहीं हुआ। पर लिखने में जब मैं गया
तो मैं भी हैरान रह गया कि मैंने जिन जिन लोगों के साथ काम किया है, अमित सर के साथ किया है, देवांशु सर ने अमित सर से मिलाया जो 14 फेरे के डायरेक्टर हैं, जहाँ मैंने हाँ, एक्ट भी किया और बिल्कुल। उसके गाने भी लिखे थे। हाँ, तो समवन बिलीविंग इन मी फॉर राइटिंग कि अरे सर आप इस बंदे से मिलो, ये बहुत बढ़िया लिखता है। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि राइटिंग से ऐसा हो जाएगा, जो गाने में नहीं हुआ कभी, गाने में नहीं हुआ, है ना। अंकित तिवारी के लिए लिखे हैं, आदित्य देव, पायल देव के लिए लिखे हैं, बिल्कुल। है ना। वो है आनंद, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड भी है और गजब कंपोजर है, आनंद बाजपेयी, जो जिंगल वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है, उनके लिए लिखे हैं, अभिषेक अरोरा के लिए लिखे हैं। तो मैंने सोचा ही नहीं था। And it happened. आकृति कक्कड़ के लिए लिखे हैं, जिन कुमार सानू साहब के साथ और उषा तुत के साथ गाने हैं, है ना। तो आई थिंक अच्छा, एक छोटा सा मिथ और ब्रेक करना। बिल्कुल हम रियलिटी शोज में देखते हैं ना कि जितने भी जजेस होते हैं, दे शो देमसेल्फ टू बी सो क्लोज टू दिस कॉन्टेस्टेंट्स। उनकी हर बात पे रो भी देते हैं, सब कुछ होता है, एक अलग अटैचमेंट दिखाते हैं। क्या शो खत्म होने के बाद भी वो इतने कनेक्टेड रहते हैं कंटेस्टेंट्स के साथ? मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे साथ तो नहीं हुआ। मेरे साथ सोनू जी अभी से यू मेरा जस्ट सेड कि relationship- सोनू निगम वाज जी, अ टीचर, यू कंसीडर हिम एज अ मेंटोर। आपने स्टेज पे बोला भी इस बात को उनसे, ठीक है, उन्होंने उस टाइम पे एक्नॉलेज भी बहुत अच्छे से किया उस चीज़ को। वी हैव सीन द वीडियोस एट दैट मोमेंट, हमने पूरा शो देखा था बिकॉज यू वर देयर। लेकिन क्या उन्होंने इस जैसे उन्होंने उस टाइम पे एक्सेप्ट किया, रिगार्ड किया, क्या उसको कंटिन्यू हुआ वो चीज़? देखिए, मुझे ऐसा लगता है वो उस समय की बात ये थी कि उनका हमसे इतना मिलना जुलना था और हम डेली स्टेज, हर हफ्ते स्टेज पे होते थे, गा रहे होते थे, तो उस दौरान लाजमी है कि बढ़ जाता है। करेक्ट। पर उसके बाद ये लोग इतने बिजी लोग हैं, फ्रैंकली इसकी कोई शिकायत नहीं है मुझे। नाउ यू अंडरस्टैंड। मैं तब भी समझता था कि उनकी जिम्मेदारी थोड़ी हूँ मैं, नहीं है। वो टच में नहीं रहे क्योंकि वो शो के लिए मेंटोर थे मेरे। सोनू जी नहीं, सोनू जी से मेरी है बातचीत है, छठे चुमा से हमारी बात होती है, एंड ही इज़ वेरी लविंग टुवर्ड्स मी, मतलब प्यार करते हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनसे कभी भी मेरे को ये अपेक्षा नहीं थी कि इसके बाद ये मेरे लिए कुछ करेंगे, है ना। अपेक्षा सोनू जी से भी नहीं है, उनसे तो रिश्ता वैसा है कि मैं उनको भैया बोलता हूँ या वो मुझे नहीं, प्रेम I'm से, not talking about आदत अपेक्षा कि से वो आपका मिलते हाथ हैं पकड़ मुझसे के, प्रेम से। I'm not हाँ, saying कि कोई भी जो मेंटोर या जजेस वहाँ बैठे हैं वो किसी का हाथ पकड़ के किसी को कहीं पहुँचा देंगे, नो, I'm not saying that, बट जो लेवल का वो प्यार या लगाव दिखाते हैं ओवर दिस स्टेज, क्या वो लगाव थोड़ा सा भी रह जाता है आफ्टर दिस शो? अपेक्षा की बात नहीं है। पता नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। पर फिर मैं वही बोलूँगा कि शोज़ जो है ना वो हाइटेंड इमोशन की जगह भी तो है। जैसे शादी में दुल्हन के विदाई के विदाई में समय सब सब रोते हैं, ठीक है, पर कल और तक भी वो विदाई- तुम्हारे घर में ही थी और अभी भी वो बेटी तुम्हारे घर आएगी और तुम जाओगे, हर बार तो नहीं रहोगे, नहीं नहीं, तो प्यार कम हो गया क्या? हाँ वो सारी वो चाची- हाइटेंड इमोशन की जगह है, वो माहौल, वो किसी का इतना अचीव कर लेना, एक बच्चे का इतना आगे पहुंचना, इमोशनल जगह भी तो है ना वो, कि करेक्ट कोई बच्चा जो कल तक कोई नहीं था अभी वो 2 करोड़ लोगों के सामने गाना गा रहा है। करेक्ट। सो इट्स एन इमोशनल थिंग, और बहुत अच्छा गा रहा है या बहुत ख़राब गा रहा है या अगली बार आउट हो जाएगा या बेटर कर सकता है, रिमार्क्स अच्छे नहीं मिले, हाई इमोशन की जगह हैं ये सब। तो मुझे लगता है कि उसको लेके उसको बेंचमार्क बना के लाइफ में नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा, लाइफ में ऐसा कोई रिजेक्शन या सेटबैक रहा है जिससे तुमको कंप्लीटली तोड़ा हो एक्चुअली? मेरा डिवोर्स। ओके, आई वाज नॉट अबाउट टू कम ऑन दैट, बट अगेन नहीं, लेकिन मेरी लाइफ का हिस्सा है वो, उसमें मैं उसको छुपाने से नहीं, ऐसा लगेगा मिट्टी में obviously। सर डालने जैसा है शुतुरमुर्ग के ना, हुआ है वो लाइफ में, उसमें क्या है। और मैं काफ़ी डिवोस्टेटेड रहा 2-2.5 साल, पर इट मेड मी अ बेटर पर्सन। आई हैव, मतलब ये कहने की ऐसा लगेगा बहुत किताबी बात है, लेकिन जब से लिखना शुरू हुआ ना, बहुत सारा डर निकल गया। नहीं, बहुत सारा, उसे क्या कहते हैं, एक वर्ड है उसके लिए, रिफ्लेक्शन बहुत शुरू हुआ, क्योंकि पढ़ना शुरू हुआ, पढ़ता पहले भी था पर इस तरह से नहीं, तो पढ़ना शुरू हुआ, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना बिकेम शुरू मोर हुआ। दार्शनिक। काश, पता नहीं, हैवी वर्ड है वो बहुत, पर नज़रिया बदल गया, ऐसा कह सकता हूँ। तो मैं बहुत एंगर में था 3-4 साल 5 साल, तो बहुत एंगर में था मैं कि यार गलत हुआ मेरे साथ। वो गुस्सा मैंने महसूस किया था हमारी कन्वर्सेशन में कि नाराज़गी है सबसे। और गलत हुआ या नहीं ये एक अलग किस्सा है, पर मुझे भी समझ में आया कि तो अपनी अपनी जर्नी है। मेरी जर्नी का हिस्सा था, मुझे मिला, उनकी जर्नी का हिस्सा था, उनको मिला। इसका कुछ, इस पे कब तक रोओगे आप, इतनी सी बात है। तो किसी का साथ छूट जाना इतना डिवास्टेटिंग होता है। नहीं, See, I have never एक आध दोस्त भी है जिनका साथ छूटा और कभी बुरा नहीं लगा मुझे, आप जानती हैं। करेक्ट, मैं तभी जानना चाहती हाँ, नहीं, एक दोस्त कि का भी साथ शादी वर्ड, क्योंकि बहुत सारे ब्रेकअप्स भी हुए होंगे,
शादी से पहले हाँ, उनका भी बुरा लगा। देखिए, इतना इतना दर्द, इतनी तकलीफ। क्लोजर ना मिलने से तकलीफ होती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ अगर आप दो एडल्ट्स की तरह बात कर सको और बोल सको कि यार ऐसा ऐसा है, और या तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या फिर अलग हो जाते हैं, तो ना आदमी को ये रहता है कि मुझे पता है कि क्यों हो रहा क्यों हो रहा है ना। तो जहाँ पे क्लोजर मिलता है वहाँ पे मुझे नहीं लगता इतनी तकलीफ तो होती। यू डिडंट गेट द क्लोजर हाँ, मुझे नहीं मिला ड्यूरिंग योर closure, हाँ, मुझे डिवोर्स? नहीं मिला, हाँ, लेकिन दैट्स अ क्लोजर आई थिंक, कि कई कुछ बार, चीज़ों हाँ। का क्लोजर नहीं मिलेगा, नहीं मिलता, नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। And पता it's नहीं fine. रीजन क्या था इसके And it's पीछे का। fine. And it's fine. उसे बाहर कैसे आए? बिकॉज ऑफ राइटिंग ओनली? वक्त से नहीं 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 नहीं, तब तक तो लिखना शुरू नहीं किया। नहीं, हाँ। वक्त लगा। थेरेपी, आई बिलीव इन थेरेपी। ओके, तो आई रियली बिलीव इन थेरेपी, और यू गॉन थ्रू थेरेपी? 100% आई स्टिल टेक थेरेपी। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। इट्स अ मेंटल मसल ना। आप जिम जाते हो जो मसल डेवलप करने के लिए, जो आपको दिख रही है, यहाँ की जो मसल है वो कैसे डेवलप करते हो आप? क्या कर रहे हो उसके लिए आप? क्या कोई कोच है उसका आपके लिए? और जैसे सारे जिम के कोचेस भी अच्छे नहीं होते, वैसे ज़रूरी नहीं है सारे थेरेपिस्ट अच्छे हों। Correct. यू हैव टू फाइंड समवन हु Is good for you. इज़ गुड फॉर यू। तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ, मैं साइकोलॉजी में बिलीव करता हूँ। मैं इट्स लाइक अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर आपको लिख के दे देगा, दवाई आपको खरीदनी है और दवाई आपको खानी है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि थेरेपी में सुनते ही तो हैं, तो डॉक्टर भी तो पर्ची में लिख के ही दे रहा है दवाई, आप खरीदो और आप खाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका बजट नहीं है तो दूसरी दवाई ढूंढ लो। लेकिन मुझे लगता है हमारा समाज अभी थेरेपी को उतना वैल्यू नहीं करता है। एक आदमी जो सुन रहा है, जो कोच है आपका, वो सट से एक ऐसा सवाल, जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैं बात बताता हूँ आपको। रिसेंटली मेरे से पूछा, मैंने कहा अरे मैं बड़ी जल्दी लोगों को माफ़ कर देता हूँ यार, मैं दिल में नहीं रखता ग्रज वज। तो मैं तो शायद महानता के उससे आया हो, देखो कितनी महान बात है कि मैं तो कुछ दिल में नहीं रखता भाई। इस बात का भी पता है, घमंड होता है लोगों के अंदर। हो सकता है, नहीं, ये भी घमंड है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म भी एक चीज़ होती है ना, यस, जैसे। आई बिलीव इन दैट। तो मैंने उसको ये बोला कि उनको मैंने ये बोला कि मैं बहुत अच्छा मैं हूँ, तो माफ कर देता मैं तो तुरंत माफ़ कर देता हूँ। घमंड से नहीं, पर इस बात से बोला कि ये क्या बात है, 5 दिन गुस्सा रहो किसी से, 10 दिन गुस्सा रहो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अलग हो जाओ, लेकिन अगर आप साथ में हो तो सुबह झगड़ा हुआ, आप दोपहर को Forgive भूल and जाओ, move on. आगे बढ़ो। उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझसे, एक सवाल पूछा, और इससे पता चलता है कि कैसे चीज़ें ना अनलॉक होती हैं। बोले देखिए ये बात तो ठीक है आपकी कि माफ़ कर देना चाहिए, अगर माफ़ करने योग्य बात हो तो माफ़ भी कर देना चाहिए, पर बहुत देर तक आप माफ़ करेंगे तो आप बहुत देर लगाएंगे माफ़ करने में, तो वो बोझ आप उठा रहे हैं। आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, सामने वाले के साथ भी कर रहे हो शायद। बहुत जल्दी माफ़ कर रहे हैं तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा उसकी गलती है, कोई पनिशमेंट ही नहीं है इस बात का। करेक्ट। तो आप जल्दी क्यों माफ़ कर दे रहे हैं? तो मैंने कहा मतलब, बोले ये भी तो हो सकता है कि ये आपका डिस्कम्फर्ट है जिसके साथ आप रह नहीं पा रहे। आपका जल्दी माफ़ करना आपका डिस्कम्फर्ट भी तो हो सकता है कि आप उस डिस्कम्फर्ट के साथ नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए फट से आप किसी को माफ़ कर दे रहे हैं। करेक्ट, 100%। पर ये कितनी आसान बात है कि जिसको आप तमगे की तरह, मेडल की तरह पहनते हो कि यार मैं तो बहुत जल्दी माफ़ करता हूँ, वो आपके लिए नुकसानदायक है। माफ़ करना अच्छी बात है, उसको टाइमलाइन में डालना चाहिए, जल्दी या देर। नहीं, उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है सोचना ज़रूर चाहिए कि भाई ये जो हुआ है, ये जो हुआ, इनफैक्ट ज़िंदगी में फिर मैं हाइंडसाइट में देखता हूँ कि कितनी सारी चीज़ें होती ही नहीं मेरी लाइफ में नेगेटिव, अगर मैंने थोड़ा पॉज किया होता और उस डिस्कम्फर्ट के साथ रहा होता। मैंने ये देखा है, ये सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ना, फ़ोन पे रहना, ब्रेकअप होते ही रिबाउंड में चले जाना, ये सब, ये क्या है? ये उस डिस्कम्फर्ट से भागने की तो कोशिश है। आप जैसे ही उस डिस्कम्फर्ट के साथ रहना शुरू करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है आपको जवाब मिलने लगेंगे। इस बात पे एक बात बोलूँगी, क्योंकि आई कोच पीपल, आई एम अ लाइफ कोच नाउ, सर्टिफाइड। ठीक है, आते हैं तरह के लोग। तो तुमने बोला ना कि उस डिस्कम्फर्ट से लोगों को निकलना होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि महसूस तो करो, रहो दर्द में, उस दर्द को भी तो जियो। जैसे हम कहते हैं हमें खुशी जीनी है, हम उस दर्द को क्यों नहीं जीना चाहते? लिव इट, उसके साथ रहो, जियो, उसको अच्छे से महसूस करो, एनालाइज करो, तब रास्ता ढूंढो निकलने का। और शायद जब आप उसको जीने लगोगे ना, अच्छे समझ जाओगे ना, तो आप रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल एक्चुअली कम आउट ऑफ इट। हाँ, मतलब मसल सोरनेस के बिना डेवलप नहीं हो सकती ना, वो वाली बात है। आप रहो कुछ दिन रहना दर्द पड़ेगा में आपको रहो, उसमें, हाँ। क्या तकलीफ, इस दर्द से क्या प्रॉब्लम है? पर देखो वही प्रॉब्लम है ना कि लोग दर्द
असह्य हो जाता है। देखिए हम सबकी एक्चुअली इमोशनल दर्द वर्ड कैपेसिटी को भी भी अलग ना, है। नहीं नहीं, दर्द को बहुत बड़ा वर्ड बना दिया गया है। हाँ, मुझे भी ऐसा पेन लगता इज अ है। बिग टाइम बिल्कुल, वर्ड। बिल्कुल। ठीक है, क्यों भाई, ये भी एक इमोशन है। हाँ, ये भी आप उसको आपकी देखिए, ऑब्जर्व करिए। स्टेट ऑफ माइंड है। यस। जैसे खुशी का स्टेट ऑफ माइंड है, अगर उसको हम इतना बड़ा नहीं बनाते, दिस इज नेसेसरी, तो इवन दिस पेन इज नेसेसरी। 100% आपके ग्रोथ के लिए है ना। हाँ। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कुछ, आई विल ऐड टू दिस, कि ना कुछ इमोशंस को हमने रोमांटिसाइज कर लिया है। हाँ। अच्छे इमोशन और बुरे इमोशन। जैसे गुस्सा बुरा है, गुस्सा बुरा है। पर मुझे लगता है कि गुस्सा लाजमी भी तो है ना। आपको ये इमोशन मिला है, बिल्कुल। अच्छा उसमें भी एक टाइप है। अगर आप गुस्से से चिल्ला रहे हैं तो आप टॉक्सिक हैं, लेकिन अगर आप 5 दिन किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आपने दबा के तो रखा है आप गुस्सा, शांत इंसान हो। तो आप उसे सही मैनेज कर रहे हैं। मैं नहीं मानता नहीं। ऐसा, मैं नहीं हाँ। मानता ऐसा। मेरा मानना है आपका गुस्सा भी उतना ही खराब है। हाँ, वो तो और ज्यादा, मेरे हिसाब से और ज्यादा खराब है। क्योंकि मैं, हो सकता है मेरा मुझे गुस्सा तो पता गुस्सा ही करके नहीं निकल चल गया। रहा है कि एग्जैक्टली, आप महसूस क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली। या आप किस एक्सट्रीम तक सोच रहे हैं, वो मुझे पता ही पर नहीं। समाज में क्या हो गया ना कि ये जो लाउड होना है, बड़े जेस्चर्स हैं, चिल्लाना है, ये खराब गुस्सा है। दिस इज नेगेटिव। हाँ, ये खराब गुस्सा है। आप अंदर ही अंदर जहर पीते रहिए, दूसरे के ऊपर जहर उड़ेलते रहिए उस शांति से। आप उसको मत बताइए, कम्युनिकेट ही मत करिए, उसे मरने दीजिए उसी कोल्डनेस में। ये एक्सेप्टेड है। क्यों? बट ये बहुत सिविक है, यू नो, इट्स वेरी एलिगेंट बट थिंग। यू नो, जो लोग इस स्टेट में रहते भी ना, वो उनके लिए भी कितना गलत है। लेकिन ये उनकी जर्नी है, वो सोचें। मतलब मैं तो ऐसा कोच वाली बात कर रही हूँ चेंज जो है, कि वो उनके, आपके लिए भी कितना गलत है कि आप अंदर इसको स्टोर कर रहे हो। देखिए ये वैसा ही है कि रात को 3 बजे स्नैकिंग करना जो है, ये गलत होगा, सही होगा, गलत है। हम सब जानते हैं कि अगर आप रात को 3 बजे उठ के चॉकलेट्स खा रहे हो, तो मेरा कहना ये है, चेंज किसी को ना थोपा तो जा नहीं सकता, उससे होगा नहीं। एक ही चीज़ हो सकती है, चेंज का पहला स्टेप ही है ना एक्सेप्टेंस। तो पहले तो ये एक्सेप्ट करने के लिए बहुत हिम्मत लगती है, या बहुत शायद बहुत सह के वहाँ तक पहुँचना पड़ता है, जहाँ पे आप एक बार खुद से क्वेश्चन करने बैठ जाते हो। फिर 1 मिनट यार, ये अगर मेरे साथ 5 बार हो रहा है तो क्या मैं हर जगह सही हूँ? मेरे में भी तो कुछ प्रॉब्लम होगी ना यार। तो ज़रा मैं एक बार बैठ के सोच लूँ, और शीशे के सामने बैठ के ये एक्सेप्ट करूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरी है भाई। यू नो, सबसे बढ़िया काम होता है ना विक्टिम बनना। हाँ, विक्टिम बनना सबसे आसान काम है। और ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबको रहना बहुत पसंद है, 90% लोगों को, कि मेरे विक्टिम भी साथ और ऐसा होता है। एक तो हो गया विक्टिम, जो हाँ। उसका एक एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अरे ये दूसरा एक्सट्रीम है आई उसका। आई कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ पीपल। हाँ, कि मैं आई मूव्ड ऑन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे दर्द, मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात। मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, जब कोई मुझसे बोलता है ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई मूव्ड ऑन, देन व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, देन व्हाई इवन यू आर टेलिंग मी दिस। उसको अगर तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता पड़ता। तो तुम ये बात ही नहीं करते। नहीं, अगर सामने वाला नहीं भी कर रहा, यू नो, कर देता है। अगर उसको फर्क नहीं पड़ता तो वो नहीं करता। ये सेंटेंस तो वो नहीं, मैं हमेशा आपको यूज कर देगा, मुझे फर्क नहीं एक पड़ता। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको इसी बात का। अगर आप उस ओर देखोगे ही नहीं, तो आप उसको ना ब्रेव करते जाओगे, उसको सहते जाओगे, और बोलोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने दोगे तब ना, पढ़ने दोगे तब ना, पढ़ने देना भी तो जरूरी है। आप उस इमोशन को जिया ही नहीं, आपने पता ही उसको नहीं दरकिनार कर दिया, आपको पता ही नहीं है। पता ही नहीं उस इमोशन के बारे अच्छा, एक और बात जो मुझे लगता है कि मैं अगर 20 घंटे डेली दौड़ूं तो दुनिया मुझे पागल कहेगी। मैं अगर हर आधे घंटे में इतनी सारी बिरयानी खाऊं तो दुनिया मुझे पागल कहेगी। मैं अगर 16 घंटे डेली सोऊं तो दुनिया कहेगी बड़ा आलसी आदमी है। पर अगर मैं 18 घंटे डेली काम करूं तो ये पागलपन नहीं है। वाओ। ये एक्सेप्टेड है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि इट कन्वर्ट्स टू मनी। ग्लैमराइज कर दिया गया ना काम करने को। बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है यार। हार्ड वर्क को ग्लैमराइज किया गया है। हाँ, जबकि मेरा मानना है बहुत, वो भी किसी चीज़ से भाग ही रहा होगा ना। जैसे ओवर ईटिंग वाले भागते हैं, जैसे अपना गुस्सा कहीं और निकालने वाले लोग भागते हैं, किसी न किसी चीज़ से भाग रहा होगा, तभी 18 घंटे काम कर रहा है। क्योंकि फिर सिर्फ सोने का समय है, उठो काम में लग जाओ, फिर वापस। तो उनकी वो शील्ड है। पर क्योंकि उससे पैसे में कन्वर्ट होता है वो, ये एक्सेप्टेड है हमारी सोसाइटी में। तो ये वैसा ही है। करेक्ट। कुछ चीज़ें एक्सेप्टेड है और कुछ चीज़ें नहीं है। कुछ नहीं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, क्योंकि हमारी ये बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी। यस यस। एक सवाल जो मैंने लिख के रखा है तुम्हारे लिए, पेन और क्रिएटिविटी का क्या रिलेशनशिप है तुम्हारी नज़र में? क्या दर्द आर्टिस्ट को और शार्पन करता है या स्लो डाउन करता है? डिपेंड्स। मुझे लगता है
जो लोग उससे क्रिएटिविटी निकाल पाते हैं उनको वो और बेहतर बनाता है। कुछ लोगों को डिसफंक्शनल भी कर देता होगा, फ्रीज कर देता होगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ से बने हैं या आप कैसे हैं। कुछ लोग खुश होकर बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, कुछ लोग खालीपन में बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। जावेद अख्तर साहब की एक रील है इस बारे में हाँ, मैंने कि पढ़ा कहीं है। कुछ वैक्यूम होगा उनकी लाइफ में जिससे आर्ट निकलती है। तो क्या अगर आप पेन से ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी आती है राइटिंग में? भाई वही कह रहा हूँ, सबका अपना अपना है। क्योंकि खुश मिजाज गाने कैसे लिखेंगे फिर आप, कॉमेडी कैसे लिखेंगे फिर आप? तो मुझे लगता है टू ईच देयर ओन। कुछ को पेन से आता होगा, कुछ को हैप्पीनेस से आता होगा, कुछ को Correct. ट्रैवल से आता होगा, करेक्ट। है ना, कुछ को अकेलेपन से आता होगा। तुम्हें किससे आता है? मैंने देखा है मैं जब ट्रैवल करता हूँ हाँ, और मैं एकदम डिवास्टेटेड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत दर्द अपना ऑब्जर्व करते चलूँ, थोड़ा बहुत कहीं कहीं लाइफ तो में आजकल तो देती अपना दर्द स्टोर करते हो फॉर राइटिंग? है। नहीं, स्टोर तो नहीं, स्टोर आप कि कैसे लेट store गो करोगे? तुरंत? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने कथारसिस वाली बात एक थी ना, Correct, जैसे पता नहीं उसे कैसे कहना, आई हैव नो वर्ड फॉर इट और आई हैव नो एक्सप्लेनेशन फॉर इट, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जर्विंग चेंजेस इट। व्हेन यू ऑब्जर्व इट, और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं ऐसा कहीं यहाँ पहुँच नहीं गया हूँ कि ये सब मुझे पता है। मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ लाइफ में, और मुझे समझ में आ रहा है अच्छा ये करने से ऐसा हो जाता है। तो जब आप उसको उस पेन के साथ थोड़ी देर बैठते हो तो आई थिंक इट टेक्स अ शेप, और वो पोएम हो सकती है, गज़ल हो सकती है, गाना हो सकता है, किसी के लिए ट्यून हो सकती है, किसी के लिए पेंटिंग हो सकती है। तो मुझे लगता है इट टेक्स इट्स ओन शेप इफ़ यू ऑब्जर्व इट। वो आपको अपने आप ही वो किसी चीज़ में बदल जाता है। और ना बदले तो? ना बदले तो इंतज़ार करो और कोई कोई तरीका। आप आर्ट को मुझे लगता है समन नहीं कर सकते आप ना, कम ऑर्डर नहीं कर सकते, हाजिर हो नहीं कर सकते। कभी कुछ ऐसा लिखा है जिसके पीछे कोई एक्चुअली में कहानी रही हो? सभी कुछ लाइफ से आता है थोड़ा थोड़ा तो सभी कुछ लाइफ से आता कुछ ऐसा है जो शेयर करना चाहोगे? है। कोई एक ऐसा गाना या कोई ऐसी कहानी? यू कीप राइटिंग, यू कीप एक तो पोस्टिंग। अभी एक नज्म मैंने कुछ दिन हाँ, पहले हाँ, लिखी है, वो मेरे फ़ोन में है तो याद तो नहीं है मुझे, वो रियल चीज़ों पे है। जो मैं अपने लिए लिखता हूँ वो कहीं ना कहीं लाइफ से ही आता है। जैसे अमित सर के लिए गाना लिखा था, हंस के जाने दे, जो कालीधर लापता जो करेक्ट, फिल्म हाँ, है ना जी बिल्कुल 5 कालीधर। कालीधर के तीनों गाने मैंने लिखे हैं और अमित सर का म्यूजिक है। तो उसमें मुझे तीनों गाने बहुत पसंद हैं उसके। मुझे लगता है हंसी परेशानियाँ बड़ा सुंदर है, और उसमें मैं वो देखता हूँ चीज़ें जो मैं महसूस करता हूँ। या हंस के जाने दे में है ना कि हाथों से छूट के गिरे फिर से हैं आस के सिरे, ये बार बार होता है लाइफ में ना। और कहानी भी वैसी है कालीधर लापता की। तो हाथों से छूट के गिरे फिर से हैं आस के सिरे, लौटी है आँख में नमी जैसे बदरा कहीं घिरे, बरसेंगे ये भीगेगा फिर तू, मौसम को यूं ना ताने दे, हंस के जाने दे। तो मुझे लगता है ये बड़े देर से सीखा है लाइफ में, वक्त लगा है, पर मेरे को अब शायद मैं एकदम उस वर्ज पे हूँ लाइफ में जहाँ पे ना मैं चीज़ों को ना मुस्कुरा के जाने दे सकता हूँ। थोड़ा सा ईजी हो गया है मेरे लिए शायद। सो अकॉर्डिंग टू यू, अगर एक कोई सक्सेसफुल आर्टिस्ट है, उसे क्या अलग बनाता है कि वो सक्सेसफुल है बाकी लोगों से? ट्रू टू बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, ये दैट्स मतलब इट। मुझे तो वही लगता है। दुनिया आप में किसी और को क्यों देखना चाहेगी, आप क्या हो। और वो लंबा सफ़र है, हाँ, बहुत आसान नहीं है वो। वही देखिए, मैं एक सेंटेंस कह रहा हूँ पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं वो कर चुका हूँ या वो मुझे आ गया है, मैं उसमें दक्ष हो गया हूँ। मुझे वो पता चल गया है, उसको करना कैसे है वो अपने आप में एक जर्नी है। जर्नी है। और क्योंकि हम इतने सारे इन्फ्लुएंसेस देख के बड़े होते हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसेस सुन के हमारा रेpertoire बनता है, तो बहुत मुश्किल होता है अपने जैसा बनना। किसी का शेर भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ना शेर याद आ रहा है ना ये याद आ रहा है किनका है, पर उसमें है कि अपने जैसा बनना ना बहुत वक्त लगता है अपने जैसे बनने में। तो मुझे लगता है ट्रू बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। और आप दुनिया में देखिए और लोग जितने ये बड़े बड़े वर्ड नाम हैं, कितने आसानी से लोग यूज कर देते हैं ना, बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। पर वो तो मैं भी कर रहा हूँ आसानी से। क्या सब है? नहीं, लेकिन वो जर्नी है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ हाँ। कि मुझे स्विट्ज़रलैंड घूमने जाना है, क्या सब जाते हैं? नहीं, पर वो
जब आपके दिमाग में वो ख्वाब रहता है कि यार ये करना है मुझे, तो ना अगर आपको पता है कि यहाँ जाना है ना, तो उस दिशा में आप चलते तो रहते क्योंकि आजकल ना मैं ये 2-3 शब्द बहुत सुनती हूँ, बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, सेल्फ लव, सेल्फ हो। इस हीलिंग, बारे में बात करनी चाहिए। पता है क्या है, लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है लोगों ने गलत मीनिंग निकाल लिया ये गिमी के वर्ड्स बना दिए हैं। एक्सेप्ट मी एज आई एम। यस, तो ये अगर- ये दीज वर्ड्स ना व्हाट बहुत इफ आई एम अ थीफ, व्हाट इफ आई एम समवन हु रात को चाकू लेके निकलता हूँ मैं और लोगों को ऐसे आंधे सुनसान सड़क पे रोक के ऐसे उनका सामान लूट लेता हूँ चलो और ये मैं तो- कहूँ एक्सेप्ट मी एज आई नहीं, एम। चलो ये तो तुमने बहुत एक्सट्रीम चीज बोल दी। इफ आई एम अ नार्सिसिस्ट, एक्सेप्ट मी एज आई एम। हाँ नहीं है ना, वही Simple वही सी। तो नहीं, लेकिन मैं एक्सट्रीम एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उससे लोगों को लोग समझ में टोन आएगा डाउन नहीं। करके समझ सकते लोगों हैं। को समझ में नहीं हाँ, आएगा। क्योंकि अगर मैं सटल एग्जांपल दूंगा कि भाई मैं गालियाँ बहुत देता हूँ, बट मैं अच्छा इंसान बहुत हूँ। नहीं, जैसे कि गाली देने में मुझे लगता नहीं है कि कोई इशू है, और मुझे मैं उसका ऐसा नहीं है कि सबको देनी चाहिए, पर मुझे ये लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं है मेरे लिए। Okay. ये मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं और कोई बात आपको अगर एग्जांपल देना चाहूँ उसका, क्योंकि बहुत अच्छी बात है ये, और ये सोशल मीडिया पे इतना प्रेवलेंट है इस समय ना। और सेल्फ लव किसे कहते हैं? आपके कॉस्ट पे अगर मैं सेल्फ लव कर रहा हूँ, इज इट फेयर? That is selfish. पर There's a- सेल्फिश लव को ही लोगों ने सेल्फ लव समझ लिया है। Yes, see, there's a thin line between being selfish and being into self-love. हाँ, जैसे मैंने आपको कहा मैं 4 बजे आपसे मिलूं, मैं आया 5:30 बजे, अनअपोलोजेटिकली, है ना। तो ये जो है, ये कोई बहुत सेल्फ लव का उदाहरण नहीं है, ये सेल्फिश लव का उदाहरण है। और सेल्फिश लव और सेल्फ लव में बड़ा Thin line. धागे भर का फर्क है। धागे के इंगे सेल्फिश और उंगे सेल्फ लव, वैसा है। So how you define self-love? फिर वहीं घूम के आती है शायद बात कि खुद को समझने की ओर कदम बढ़ाना, और ये रियलाइज समय समय पे करते रहना, या आपको उस समय नहीं हुआ होगा, पर फोरसाइट नहीं है तो हाइंडसाइट तो होगी। अगर दोनों नहीं है तो बड़ी समस्या है ना। तो या तो आप फोर्स ही नहीं कर पाए आप कि आप किसी को दुख दे रहे हो या दोगे, है ना, पर हाइंडसाइट में अगर दिया है उसको रियलाइज तो करो। तो सेल्फ लव और सेल्फिश लव में अंतर पहचानना इंडिविजुअल के लिए होना चाहिए। मुझे लगता है वो एक जर्नी है, वो भी अपने आप में। और मेरे पास इस समय कोई एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है, पर पर्सनल लाइफ में भी कभी आएगा तो मैं डेफिनेटली मैसेज या बिल्कुल। वॉइस नोट छोड़ के बताऊंगा कि हाँ मैं ये कहना चाह रहा था। जैसे मैं एग्जाम एक शेयर करती हूँ आजकल ना, मतलब आई कीप मीटिंग वुमेन्स ऑफ माई एज, मतलब 40s वाले। तो आजकल 40s की वुमेन में एक वर्ड बहुत ज़्यादा हिट है, सेल्फ लव। हाउस वाइफ्स हैं तो नाउ यू शुड गेट इनटू सेल्फ लव। बहुत देख लिया परिवार को। ये डेफिनेशन क्या है उनके लिए? खुद तैयार हो, खुद पे करो, खुद की ज़िंदगी जियो, घूमो फिरो, ठीक है। तो एक्सटर्नल को सेल्फ लव Right? बना लिया है। इन्होंने बहुत क्लियरली कर दिया कि अपने लिए जियो, दैट इज सेल्फ लव। बट व्हाट आई फील एट टाइम्स, क्योंकि हम एक बार डिस्कशन कर रहे थे कि एग्जैक्टली सेल्फ लव क्या है। मुझे लगता है सेल्फ लव वो है मेरी डेफिनेशन में, जब मुझे वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़े। वो भी, और मैं सही हूँ, 2 लोग आके बोले मैं गलत हूँ, मैं खुद सेल्फ रियलाइज कर सकूँ हाँ मैं गलत हूँ। किसी को आके बताने की ज़रूरत नहीं पड़े कि मैं गलत थी यहाँ पर। मेरा सेल्फ रियलाइजेशन अच्छा है, और मुझे खुश रहने के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं है। और सेल्फ लव सब एक्सटर्नल ना हो। मैंने देखा है एक्सटर्नल तो बहुत सेल्फ लव External है, है। अंदर सेल्फ हेट ही चल रही है। सेल्फ हेट चल रही और है। सेल्फ हेट क्या है? अपने बिहेवियर को ना ऑब्जर्व कर पाना, अपने आप की गलतियां देख के ना करेक्ट कर पाना, ये Self-realization. सेल्फ हेट ही है ना। राइट। बाहर आप कितना भी खुश रहो, बाहर आप कितना भी पार्टी करते रहो, बाहर आप कितना भी सुंदर दिखते रहो, Correct. अंदर आपके क्या चल रहा है अगर आप उसे साफ नहीं कर रहे हो, तो ये ऐसा है कि बाहर पेंटिंग बड़ी अच्छी है और घर के अंदर मोल्ड है। करेक्ट, वही चीज़ है। फसाड, ये एमएनसीज हैं जिनके हज़ारों करोड़ रुपए के बिजनेसेस हैं और कई सौ करोड़ की उनकी बिल्डिंग्स हैं, इनके एम्प्लॉयज़ से बात करिए आपको समझ में आएगी कि अंदर कितनी टॉक्सिसिटी। करेक्ट, हाँ वो है। मुझे ऐसा लगता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इजी टारगेट है। हाँ ये मैं बिलीव करती हूँ, जैसे नेपोटिज्म की बात होती है हर बार इंडस्ट्री में। नेपोटिज्म पे भी मेरा कहना है कि मैं अगर मेरा बिजनेस 100 करोड़ का है, मैं जाते जाते अपने बच्चे को ही तो दूंगा। नहीं, एक छोटा एग्जांपल और देती हूँ। माय फादर इज अ लॉयर, मेरी फैमिली पूरे लॉयर्स की है। इफ इन केस आई वांट टू स्टेप इनटू जुडिशन, इस इंडस्ट्री में आना चाहूँ, लॉयरशिप में, मेरे लिए ऑब्वियसली आसान होगा।
हाँ, पॉलिटिक्स वाले वही कर रहे हैं, Really? बिजनेस वाले वही कर रहे हैं, और अगर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने बच्चे को हीरो बनाया तो आप उसे See, मैं नेपोटिज्म दो बोल दो। इंडस्ट्री बड़ी बदनाम है इसमें, एक ऑब्वियसली फिल्म इंडस्ट्री और एक पॉलिटिक्स कि जिसमें आपके फैमिली को लेकर नेपोटिज्म की बात बहुत होती है। हर इंडस्ट्री में है। एक डॉक्टर हॉस्पिटल नर्सिंग होम बनाता है, वो अपने बेटे बच्चे को को ही लेगा। हेड बना के जाएगा। Exactly. वो किसी भी पुराने एम्प्लॉय को उसका एमडी बना के नहीं जाएगा। राइट, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है पहले, तो मुझे लगता है। नहीं है। और मैं जुडिशरी की अगर बात करूं, जुडिशरी की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म जिसकी बात कोई कभी नहीं करता। मतलब आई शुडंट से इट ऑन कैमरा बट आई एम सेइंग इट जजेस फेवर। हाँ, दे डू। मैं, अरे हमारे अभी पिछले कुछ जजमेंट्स पढ़ी है ना, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब वो फेस वैल्यू पे ऑर्डर्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अच्छा, इनका बेटा खड़ा है, भाई मेरे फ्रेंड का बेटा खड़ा है, दे गिव यू रिलीफ्स। आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस बट ये ऐसा जुडिशरी में होता है, हमने देखा है। मैं बहुत ही अनरिलेटेड एक एग्जांपल इसका देता हूँ आपको, कि कैसे सब अपने लोगों का हित सोचते हैं। बिल्कुल। टेल मी वन पॉलिटिशियन जिसका बच्चा फौज में है, आईपीएस है, आईएएस है, नो नो ऑब्वियसली नॉट। सब बाहर पढ़ रहे हैं, सब बढ़िया जीवन बिता रहे हैं, हाँ। लेकिन ये जो पूरा भार है देश प्रेम का, वो बाकियों के ऊपर है। बिल्कुल। उनके बच्चे ना फौज में है, ना किसी सोशल सर्विस में नहीं है, बॉर्डर पे जो लड़ रहा है वो कोई नहीं है उनमें से, कोई नहीं है। लेकिन वो देशभक्ति का सारा भार आपके ऊपर है। तो ऐसे अपने पर्सनल लोगों को हम फेवर करते हैं, जो बड़ा ब्लाइंड होता है सामने सामने। लेकिन एक और बात, परिवार अपने परिवार का अच्छा ही सोचेगा। हाँ। वो इमीडिएट, और शायद ट्रस्ट की भी एक बात होती है कि मैं सबसे पहला ट्रस्ट सर्कल मेरी फैमिली है ना भाई, मैं उसी पे दांव खेलूंगा जिस पे मैं मेरे ट्रस्ट जानने करता हूँ। वाले, बिल्कुल। यस, वो भी एक बात है। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री को मैं इस चीज़ में कभी बैश नहीं करती कि वो नेपोटिज्म देशभक्ति को वाली बात लेकर। बहुत अनरिलेटेड थी, पर मुझे ऐसा लगता है कहने की बात है कि कोई ये पूछता नहीं है नहीं नहीं नहीं, कि क्यों आपके बच्चे आईपीएस आईएएस नहीं है, क्यों आपके बच्चे फौज में नहीं है। आप तो पूरे सारे समय देशभक्ति की बात कर रहे हो। सेम एज इन कश्मीर, जितने भी वहाँ के लीडर्स हैं, क्या उनके बच्चे फ्रंट में आके लड़ रहे हैं? नहीं, नहीं लड़ रहे। किसी भी स्टेट के किसी भी पॉलिटिशियंस के नहीं लड़ रहे। नहीं, जो तो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर की बातें कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देम। मैं 8 साल 10 साल रही हूँ उस एरिया में। दे नेवर टॉक, उनके बच्चे कहीं नहीं दिखते, इवन नॉट इन रैलीज स्टैंडिंग बिसाइड देयर फादर्स। नहीं, रैली तक में नहीं होते। मतलब उसके लिए मैं अपने पॉलिटिशियंस को थोड़ा सा अप्लॉज करूंगी कि वो अपने बच्चों को बगल में रैली में तो प्रमोट कर रहे हैं ना, कम से कम कि बेटा मेरे बाद गद्दी तुम संभालोगे। बट जो आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, उनके बच्चे तो उन रैलीज में भी नहीं है। मुझे तो ओवरऑल भी ये नहीं पता कि पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म होना चाहिए नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में मैं मानता हूँ बिजनेस है, पर पॉलिटिक्स तो बिजनेस नहीं है। वहाँ के नेपोटिज्म पे कोई बात नहीं कर रहा कि 3 पीढ़ियाँ कैसे देश चला रही हैं आपका। ऐसा कैसे है कि एक के बाद आपका बेटा, फिर आपका पोता, फिर आपका ये कैसे हो रहा है, जबकि पॉलिटिक्स इज पब्लिक सर्विस। क्वेश्चन वहाँ होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री तो फिर भी धंधा है। अगेन ये पब्लिक की कमी नहीं है ना, बिल्कुल है। रादर देन ब्लेमिंग द पॉलिटिशियंस, ये कमी तो पब्लिक की है। पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। ट्रू। मेरे इंग्लिश के टीचर थे एक, अशोक सर, कॉलेज में, उनसे बहुत दिन से बात नहीं हुई, बाय द वे, सॉरी। सुंदरनगर में रहते हैं। उनकी कही हुई लाइन है 2004 वार की, मुझे याद है अभी तक, और ये कहीं पढ़ी हुई है उनकी भी, मेरे तक उनसे पहुंचती थी, मुझ तक। तो उन्होंने कहा था कि पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं है मुझे। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु वी आर। यस, हमें यही पसंद है, हमें वही मिल रहा है। 100%। अभी हम ना सेल्फ लव की बात कर रहे थे, रिश्तों की बात कर रहे थे, तो अकॉर्डिंग टू यू सबसे मुश्किल रिश्ता कौन सा है? विद पेरेंट्स, विद पार्टनर, या फिर खुद के साथ? खुद के साथ। जब वो बेटर होता है तो बाकी सब अपने आप बेटर हो जाता है शायद। और ये खुद के साथ रिश्ता एस्टैब्लिश कैसे करें? पॉज। क्योंकि लोगों को यही नहीं पता। लोगों को इसलिए नहीं पता यार, लोगों को ये तो पता चल जाता है कि दारू की दुकान कहाँ है, कहाँ मिलेगी, ढूंढ लेते हैं शहर में। उसका रास्ता है ना, गूगल में सब चीज़ों का रास्ता है, अगर आप ढूंढना चाहो तो। मुझे ऐसा लगता है डिस्कम्फर्ट के साथ रहना नहीं चाहते, और क्योंकि इसके रिजल्ट ना इमीडिएट नहीं है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन है ना, ये तुरंत नहीं है। नहीं है ना। लोगों को जब ये पता है कि अच्छा समोसा कहाँ मिलता है, वो उतनी दूर ट्रैवल करके चले जाएंगे। करेक्ट। है ना। लोगों को ये पता है कि अच्छी साड़ियाँ कहाँ मिलती हैं,
है ना। लोगों को ये पता है छुट्टियां अच्छी कहाँ बिता सकते हैं, सस्ते डेस्टिनेशंस कौन से हैं। लद्दाख चल रहा है आजकल। हाँ, लद्दाख के बाहर भी बहुत जो भी। तो मेरा ये कहना है कि आप खोजने चलोगे तो सब चीज़ के जवाब है, आप खोजना नहीं चाहते, बहुत सिंपल है, तो खोजना पड़ेगा। एक सवाल, मुझे पता है इसका जवाब क्या आएगा, फिर भी पूछ रही हूँ। सबसे ज़्यादा दर्द किस बात का है? जो हो गया, ऐसा कुछ जो हो गया है, या ऐसा कुछ जो हुआ ही नहीं? दोनों कहा। ओके, दोनों एक्सप्लेन कहा। करोगे? हो गया का तो मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। उसका इसलिए रहा क्योंकि क्लोजर नहीं मिला मुझे कभी, और मुझे हमेशा लगता रहा कि बात करना इज बेसिक ह्यूमन डिसेंसी, है ना। मतलब तो एक तो वो, और हालांकि उसमें भी मुझे ऐसा लगता है हमारे फियर्स काम करते हैं, हमारी कंडीशनिंग काम करती है, तो ब्लेम पे नहीं जाएं तो ही अच्छा है। मुझे बिल्कुल। लगता है वो भी एक जर्नी है, खुल पाना भी एक जर्नी है। तो वो तो मैं बता चुका आपको। जो नहीं हुआ मैं उसमें ये है कि यार मैं गाना चाहता था, मैं अभी भी गाता हूँ, ऐसा नहीं है, पर मैं जैसा गाना चाहता था ना रियलिटी शो के दौरान, उसके बाद वो वक्त निकल गया, उसके बाद मैं गाना बेटर सीख पाया थोड़ा बहुत, पर उस समय वैसा नहीं गा पाया। तो वो एक है मुझे कि यार काश उस स्टेज मैं नहीं जीतता तो प्रॉब्लम नहीं होती, पर मैं अच्छा गा के अगर बाहर आ जाता ना तो मुझे ये रहता भाई गाया अच्छा, बढ़िया है। इतना ईमानदार तो मैं खुद से हूँ कि मुझे पता है कि जीत से ज़्यादा मेरे लिए अच्छा गाना मायने रखता था वहाँ पे। तो तुम्हें लगता है कि तुम उतना अच्छा नहीं गा पाए जितना उतना तुम्हें? नहीं, मैं मुझसे बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले थे, मैं उनके बराबर भी गाता ना अगर, ख़राब भी थे, ऐसा नहीं है। तो पर तुम्हारे मैं जीत के पीछे रीजन क्या रहा यार होगा? वोटिंग, यार मेरे शहर ने मुझे सपोर्ट किया, वोट किया मुझे, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। मेरे लोगों ने मुझे प्यार तो दिखाया ना, ये उनके प्यार दिखाने का तरीका था। तो वो प्यार बिलीव नहीं था तुम पर? मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने इस इंसान पे बैठ खेला है, मैं तो गाने की बात कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है। गाना भी क्या है? सी, यू आर अ सिंगर, तुम उसको रिलेट करते हो सुर से, राइट? हम किससे रिलेट करते हैं? एज अ ऑडियंस, इमोशन से, ओके, राइट? हमें सुर समझ में आते हैं जब हम ऐसे ऑडिशंस देखते हैं या सिंगिंग शो देखते हैं ना, सारे जजेस खड़े होकर बोलेंगे तुम्हारा सुर वहाँ टूटा, तुम्हारा सुर वहाँ टूटा, दे गिव यू फीडबैक्स, बट एज ऑडियंस हमें नहीं समझ में आता। ठीक है। एज ऑडियंस मुझे तुमसे कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ वाइल यू आर सिंगिंग, आई एम हैप्पी। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये मेरी किस्मत है कि मुझे, मैं बार बार कहूँगा, ये 1000 बार कहूँगा, आई कहते गेस यू नहीं आर बीइंग थकूंगा। हार्ड ऑन योरसेल्फ। नहीं 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 नहीं, मैं कहते नहीं थकूंगा कभी। मुझे लोग अच्छे मिले, मुझे दोस्त अच्छे मिले, मेरे को लाइफ में जो भी मिला है, आप बिलीव करिए मेरी सोच से ज़्यादा मिला है। ठीक है, मैं आई हैव कम फार फार, आई हैव कम फार। लेकिन मैं एक और बात जो बहुत ईमानदारी से कहूँगा कि गाने का शो है ना भाई, आपका इमोशन कनेक्ट होता रहे, आपको मज़े आते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर शो तो गाने का है। हमें टेक्निकल नहीं पता ना। नहीं तो आपको नहीं पता, पर मैं, आपने मुझसे एज ए सिंगर सवाल नहीं, पूछा तो एज मैं अ तो यही ऑडियंस कहूँगा। में बात कर रही हूँ कि एज ऑडियंस हमें टेक्निकल नहीं पता कि नहीं, तुमसे बेटर कोई गाने वाला होगा स्टेज पे, नो डाउट, पर बहुत मैं सारे बार थे। बार कह रहा हूँ कि ये हाँ। ऑडियंस, ये आपके ऊपर है। आपने मुझसे पूछा कि मेरे को क्या है, हाँ। तो मैं बेहतर गा सकता था, बस हाँ, इतनी सी बात no है। doubt। मेरे को मिला, ऑडियंस ने सपोर्ट किया, वोट किया, मैं जीता। पर सवाल ये है कि मैं बेहतर गा सकता था या मुझे कोई रिग्रेट है इस बात का। तो मुझे ये वाला तो है कि यार उस स्टेज पे मैं थोड़ा बेटर गाता तो मुझे ज़िंदगी भर अच्छा लगता। मैं उसमें जी नहीं रहा हूँ। आपने ये सवाल पूछा है तो उसका ये जवाब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ सुबह उठ के मैं आंसू बहाता रहता हूँ कि यार ऐसा होता जीवन में, ऐसा होता तो क्या होता। ऐसा नहीं है। कोई भी रिग्रेट इतना बड़ा नहीं है जिसको लेके मैं जी रहा हूँ, ये भी बता दूँ इसी के साथ। सवाल रिग्रेट का है बिल्कुल। तो जीवन में एक दो रिग्रेट्स रहे हैं, लेकिन क्या मैं उनमें जी रहा हूँ और सल्व कर रहा हूँ और क्या उनको लेके ढो रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। जस्ट टू क्लैरिफाई, क्योंकि जैसे ही आप ये बात करने लगते हैं ऐसा लगने लगता है बताओ इसको रिग्रेट है, बताओ 15 साल बाद भी ये यही बात कर रहा है ना। वो ट्रोलिंग अभी शुरू होगी, पिछले पॉडकास्ट में जैसी हुई थी वो लोगों का यही काम है, खाली बैठे हैं। और तो रिग्रेट के बारे में बात की है, इसलिए मैं रिग्रेट मेंशन कर रहा हूँ। क्या मैं इनको लेके जी रहा हूँ और जीवन में खुश नहीं? नहीं नहीं नहीं, कतई ऑब्वियसली नहीं नॉट, एज वी नो यू। कतई नहीं है ऐसा। हाँ, कतई नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, यू नो मी, माई पीपल नो मी। your people know me। आई थिंक मेरी सबसे बड़ी सुपर पावर है कि आई बाउंस बैक। अच्छा ये हो गया, अच्छा ये करते हैं, गाने में हो गया, अच्छा लिखने लगते हैं, लिखना, अरे एक्टिंग कर लेते हैं,
ये भी करके देखेंगे। यू नो यू गिव अ वेरी गुड एग्जाम्पल जो आजकल वर्किंग इंडस्ट्री में चल रहा है, एमएनसीज में जैसे हम बात करते हैं ना, या स्टार्टअप्स के टाइम पे चलता है, लोग बहुत जल्दी करियर स्विच करते हैं और इसको बहुत अच्छा माना नहीं जाता इन जनरल ना। अच्छा, कल तक तो तुम ये कर रहे थे, आज तुम ये कर रहे हो, क्योंकि समाज अनकंफर्टेबल है आपको वो देखने में। राइट। बट यू गिव अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि ठीक है, मैं विनर रहा हूँ इस शो का, डजेंट मैटर कि मैं उसमें स्टिक रहूँ। अब मुझे खुशी कहीं और मिल रही है या मैं कहीं और बेटर कर सकता हूँ। यार सबसे पहले लोगों की अपेक्षाओं को शट डाउन कर देना चाहिए। ये लोगों की अपेक्षा, मैं क्या करूं? मैं क्या करूँ? आप नहीं देख पा रहे कि अरे कल तक तो तुम सिंगर थे, हाँ तो आज तुम राइटिंग कर रहे हो, अच्छा तुम एक्टिंग भी करने लगे। मतलब वाई पिवट करना इतना बुरा माना जाता है? क्योंकि लोगों को ऐसा, वही तो कह रहा हूँ, ये लोगों का परसेप्शन है, ये उनको लगता है कि आदमी फोकस नहीं है। पर बात ये है कि अगर मैं Pivot को अच्छा नहीं होता, हाँ। अच्छा नहीं होता तो मैं, मेरा घर नहीं चल रहा होता, मैं काम नहीं कर रहा होता, काम नहीं कर तो रहा। कुछ तो अच्छा होगा। और ये मेरी गलतफहमी से नहीं चलता, सामने वाले को समझ आता होगा कुछ, जो मुझसे लिखवा रहे हैं गाने या जहाँ मैं एक्ट Correct. कर रहा हूँ, उन्हें कुछ दिखता होगा, भाई वो क्यों दांव पे लगाएंगे कुछ मेरे लिए। तो मुझे उससे ये भरोसा है कि मैं कुछ ठीक ठाक ही कर रहा हूँ, जिससे बढ़िया चल रहा है। अब लोगों के ओपिनियंस आप लेना शुरू करोगे ना अगर, और लोगों से चर्चा में उलझना शुरू करोगे, और लोगों, अरे इसका कोई अंत नहीं है, राइट। कोई अंत नहीं है इसका। तो ये मैं कहती हूँ ना, पिवट एक तरह का एवोल्यूशन है रादर देन डिस्ट्रैक्शन। अच्छा ये भी एक बात है कि आज मुझे ये करना और कल मुझे वो करना है, नहीं किया है मैंने। यू टुक टाइम। हाँ, मैंने एक चीज़ पूरी तरह से जी करी। और फिर दूसरी चीज़ शुरू हो गई, तो मैंने कहा हाँ ये करके देखते हैं, और उसमें मैं अच्छा कर पाया बिकॉज काम मिला मुझे, करेक्ट। आगे और लोगों ने बुलाया। बिल्कुल। ऐसे ही एक्टिंग के साथ भी हुआ, ऐसे ही। तो डिस्ट्रैक्टेड होने में, फोकस ना होने में और पिवट करने में अंतर है। अंतर है। सारी डेफिनेशन एक थोड़ी है, एक नहीं है। हाँ। पर जो दूर से देख रहे हैं ना, उनको वो शायद एक ही दिखता हो, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। हाँ। मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन उनकी प्रॉब्लम से निकलना हर इंसान के लिए भी इजी नहीं है। पर उनकी प्रॉब्लम से वो, उनकी प्रॉब्लम उनकी जिम्मेदारी। मैं खुश। मैं खुश या ना खुश की बात ही नहीं है, उनकी प्रॉब्लम उनकी जिम्मेदारी। अच्छा, उनकी प्रॉब्लम पे मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे सवाल पूछना चाहिए अबाउट योर आप पूछ रहे हो तो करंट पर्सनल हाँ स्टेटस। हाँ। यू आर सिंगल। व्हाई आर यू आस्किंग दिस? इफ यू डोंट वांट, विल नॉट डिस्कस अबाउट इट। आई हैव बीन लिविंग फॉर Yes. लास्ट 6-7 years, है ना। और ये लोगों का डर सताया नहीं कभी, इसलिए पूछ रही हूँ। वी आर टॉकिंग अच्छा, अबाउट लोगों, सो राइट। लिविंग के देखिए क्या है कि हम जिन शहरों से आते हैं। एंगेज तो मैंने कर लिया हमने, है ना, वी हैव एक्सचेंज रिंग्स फरवरी wow. में। लेकिन फिर वही बात है, ये एक जेस्चर है, क्योंकि हम इतने समय से रह रहे हैं। कोई, मैं इस बात का ना तो प्रेशर लेता हूँ कि मुझे इसको ये नाम देना है या ये लेबल करना है। हमेशा आप अपने आप से पूछिएगा, लोगों को प्रॉब्लम पता है क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, या उन्हें मौका नहीं मिला। मैं बहुत क्लियर कट्स में। हाँ, या उन्हें मौका नहीं मिला, या उन्हें समझ में नहीं आ रहा। पर आपको समझ में नहीं आ रहा, उसका मैं क्या करूँ? हाउ यू डेल्ट विद दैट, हाउ योर फैमिली डेल्ट विद आई दैट, डिडंट डील विद इट एट ऑल। मैंने कहा ये है सच। एंड हाउ योर फैमिली हैंडल इट। मैं फैमिली बहुत, I am I blessed with obviously I know amazing you. parents. Yes. I am No doubt. blessed with amazing parents, amazing friends, amazing people around me. मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मेरा इस तरह का इंसान बनना पॉसिबल ही नहीं होता अगर मेरे आसपास लोग अच्छे नहीं होते। तो मेरे पेरेंट्स को कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे पिताजी का पता है क्या जवाब था? शादी एक बार कर चुका, तो मैंने कहा यार ये सब नहीं हो पाएगा, नहीं हो सब पाएगा वापस। भी। तो उन्होंने कहा कोई बात। पहले उनको नहीं समझ आया, तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया पढ़ लिख के, दुनिया का गूगल करके, और उन्होंने बोला यार जर्मनी में तो होता ही है, ये तो यहाँ भी होता है, लोग डेट करते हैं और देखते हैं कि हम एक दूसरे से कंपैटिबल हैं या नहीं, और यहाँ पे भी होता है। क्या बुरा, बढ़िया है यार, ये तो दुनिया में हज़ारों लोग करते हैं लिव इन। उनके लिए नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए। और एक और बात, मैंने कहा बाहर क्या बोलोगे? बोले हम बोल देंगे हमें जो बोलना है, तुम टेंशन मत लो। दैट्स हाउ माई फैमिली इज। तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है साहब, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इन चीज़ों में। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि हम लोगों की बात कर रहे थे कि लोग क्या सोचते हैं। लोग क्या सोचते हैं, ये कहीं किसी की लाइन है, लोग क्या सोचते हैं वो भी मैं सोचूंगा, तो फिर वो क्या लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचते हैं वो सोचते रहे। वो सोचते रहे, उससे हमें फर्क नहीं अरे पड़ता। लोगों का तो मैं बताऊं आपको, जब मैं बॉल्ड हुआ 27 की उम्र में मेरे बाल झड़ने लगे। करेक्ट, हाँ। बिना पूछे बिना कुछ, अरे ट्रांसप्लांट करा लो, अरे ये करा लो, वहाँ ये होता है, वहाँ वो होता है। अरे भाई साहब, मुझसे तो कोई पूछ ले कि मुझे कराना है या नहीं। कोई मुझसे नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ये नॉर्म है कि गेटिंग बॉल्ड एट इज अ 27 प्रॉब्लम इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक नॉर्म है।
पर उस नॉर्म से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उस समय मेरी एक फ्रेंड थी, उसी ने कहा था एक बार करा के देख. मैंने कराया और सबने कहा अरे बढ़िया लग रहा है. दिस हैज़ बिकम एन आइडेंटिटी नाउ यस, एंड आई डोंट माइंड इट एट ऑल. तो भाई यू लुक बेटर नाउ. हाँ, ये मुझे बहुत लोगों ने कहा. तो बहुत सीधी सी बात है, जिनका डिस्कम्फर्ट है वो खुद डील करें अपने डिस्कम्फर्ट से. हाँ. सिंपल. व्हाई शुड आई लिव अकॉर्डिंग टू देम? हाँ, दे हैवंट लिव्ड अकॉर्डिंग टू मी. क्योंकि मैं तो चाहूँगा कि आप लड़ाई झगड़ा ना करें, आप धर्म पे एक दूसरे के साथ हिंसा ना करें, आप सड़क पे कचरा ना फेंकें, आप एक दूसरे से प्यार से रहें. ये तो नहीं कर रहे हैं लोग. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. पर्सनल सेटबैक्स के बाद साइलेंस वाज अ फ्रेंड और एन एनिमी टू यू? अर्लियर इट वॉज मतलब उस साइलेंस से ज़्यादा मैं सॉलिट्यूड, अगर हम उसको वर्ड दे दें, क्योंकि हाँ एक्चुअली स्टार्टिंग तो साइलेंस से होती है, राइट? लोनलीनेस एंड साइलेंस से शुरू होता है. हाँ. एंड इफ यू कुड टेम इट, इट बिकम्स योर फ्रेंड. यस. तो शुरुआत में तो बहुत डरावना था. और शुरुआत से मतलब जिंदगी में 2-3 बार तक ओके. बहुत डरावना था. बहुत ऐसा था कि हाउ विल आई गेट थ्रू दिस, या बहुत ऐसा था कि एवरीथिंग वाज शॉट डाउन. एक तरह से सब एकदम डिवास्टेटेड फील किया है मैंने. ऐसा था. मैं लॉस्ट, मुझे नहीं पता लाइफ कहाँ जा रही है. मैं 4-4 बजे तक सुबह ड्राइव कर रहा हूँ शहर में कि सुबह हो तो घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि रात अकेली नहीं बीतती थी. मुझे समझ नहीं आता था क्या करूँ. दुनिया सो गई है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं भटक रहा हूँ. और मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ही हुआ होगा. मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि रिलेट कर पाएँ लोग कि ये भी नॉर्मल है ना. एक है, वो शेर मीटर में है या नहीं मुझे नहीं पता है, पर है कि अपनी खुदी से आखिर कोई किस तरह मिले. मेरा ही लिखा हुआ है, मीटर में ना हो तो माफ़ करें, आप इसे गज़ल नुमा समझ लें, शेर नुमा समझ लें कुछ. अपनी खुदी से आखिर कोई किस तरह मिले, गुम कर खुदा हमें कि रास्ता मिले. वाओ, वेरी डीप. तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो गुम हो जाना है ना, ये अपने आप को और अपना रास्ता ढूंढने का पार्ट है. इससे डरना नहीं चाहिए. अगेन अ वे टू रीच सेल्फ लव, जिसके बारे में हम सेल्फ लव बात और कर- सेल्फ रियलाइजेशन और व्हाटएवर यू. सेल्फ. हाँ, मुझे लगता है खुद से कि मिलना. तो मुझे वो लगता है बहुत स्ट्रांगली कि, और बहुत वक्त लगा ये समझने में. ऐसा नहीं है कि आ गया है पूरी तरह. ऐसा नहीं है कि मैं बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि कहीं से भी ये ना समझे अरे इसे बहुत आ गया है. नहीं 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 नहीं. ये भी मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मुझसे छोटी उम्र के लोग भी देखेंगे, मेरे बराबर के लोग भी देखेंगे. मैं उन्हें बार बार कहना चाहता हूँ, इट्स अ ये जर्नी. सब एक जर्नी है, एक एक्सप्लोरेशन है. मुझे जो समझ में आया आज वो बोल रहा हूँ, और हो सकता है आज से 2 साल वाले बाद के किसी पॉडकास्ट में बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूँ. बिल्कुल हो सकता है ना. यही तो फ्रीडम है, सीखने, इवॉल्व होने और लर्न करने की. लाइफ की. हाँ एग्जैक्टली, यही तो फ्रीडम है. आपको क्यों चाहिए कि मैं 10 साल पहले जो बोल रहा था अभी मैं उससे मुकर जाऊं तो आप कहें देखा 10 साल पहले तुमने ही बोला था. एग्जैक्टली, आई चेंज्ड. एवरीवन चेंज. या और उस चेंज को एक्सेप्ट करना आना चाहिए बस. इट्स ओके जर्नी ही एक्सेप्टेंस की है ना. कि चेंज हो गया. इट्स ओके. जर्नी आप बदल गए, एक्सेप्टेंस की है. हाँ चाहे अच्छे के लिए बदले हो चाहे बुरे के लिए बदले हो, पर बदले हो, एक्सेप्ट दैट. यार, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ केसेस में आप अच्छे के लिए बदलते हो. अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन से बदल रहे हो, बाहर से किसी परिस्थिति नहीं कर रही आपके साथ वैसा, तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपके साथ अच्छा ही होगा. अगर पास्ट में जाके, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स रहे होंगे, बहुत सारे रिश्ते होंगे, बहुत लोग जिंदगी में आए गए होंगे, किसी के साथ रिश्ता ठीक करना हो तो कोई है कैसा? हाँ, अपने पेरेंट्स के साथ, मेरे फादर के साथ स्पेशली. क्या हुआ है कि मेरी उनसे दोस्ती ना बड़ी लेट हुई है लाइफ में. तो जनरली लगता नहीं हमारे मिडिल क्लास हाउस होल्ड में फादर से दोस्ती बहुत लेट ही होती है. हाँ, लेकिन वो ये सभी को है कि हमारा फिर स्ट्रक्चर होता है ऐसे. उसे तोड़ना चाहिए हमें. उसे तोड़ना चाहिए. मुझे बहुत वक्त, उन्हें बहुत वक्त लगा शायद. मुझे तो फिर भी मैं समझ गया था कि यार इस आदमी से दोस्ती करनी पड़ेगी. अभी भी वो हग वग नहीं कर पाते हैं बहुत देर तक. हग Seriously? करो, हाँ अगर हग करो तो Okay. थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. या मैं उनको फ़ोन पे कभी बोल दूँ आई लव यू तो कहते हैं ओके थैंक यू. आई लव यू टू नहीं बोल मतलब पाते मैं हैं जितना बुलेट के. अंकल से मिली हूँ आज से 15 साल पहले, आई गेस उनसे मिली होंगी, तो मुझे उस टाइम लगता था कि तुम्हारा और अंकल का बहुत ही, पर है वो एक साइड है. देखो, क्योंकि ही इज अ वेरी जॉली पर्सन. बहुत सपोर्टिव, हमेशा देर, हमेशा प्रेजेंट रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना. एक दूसरा साइड भी है जो बात ना समझ पाने का है, इमोशनल ना हो पाने का है, चीज़ें
मेरे नज़रिए से ना देख पाने का है, और ये ना समझ पाने का है कि पास्ट कैरी होके आ रहा है इसलिए हम कई चीज़ों पे रिएक्ट कर रहे हैं, ये वो है। Correct, हाँ। या कभी गुस्सा कर देने का, उनका गुस्सा बहुत ख़राब रहा है, अब नहीं है। वो दोस्ती होने में वक्त लगा, काफ़ी वक्त लगा। तो मुझे लगता है अगर वो जल्दी होती तो कितना मज़ा आता ना लाइफ में। और पर ऐसा नहीं हम लद्दाख में और पापा साथ घूम रहे हैं बाइक पे, ऐसा भी हुआ है। हम 3 दिन की ट्रिप मार के आ रहे हैं, या आई एम फ्रेंड्स विद हिम। पर है, अभी भी गुंजाइश है, और गुंजाइश है। मेरी मम्मी से भी गुंजाइश है मुझे लगता है और दोस्ती होने की। लेकिन शायद यही लाइफ है ना, कि एक फेज है। एक फेज में वो एक स्ट्रिक्ट फादर थे, और अपने समय से होगा वो भी बात है, आप समय से फोर्स नहीं कर होगा। सकते। हाँ, और शायद रिग्रेट्स नहीं होना चाहिए कि पहले क्यों नहीं हुआ, ये होना ही अभी था। और एक और चीज़ है, आप प्रेजेंट रह सकते हो, स्पेस बना सकते हो उस दोस्ती की। आप दोस्ती ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, पर माहौल बना सकते हो। ये कह सकते हो कि देखो मैं आपकी ही टीम में हूँ, मैं आपके आसपास हूँ और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये वर्बली कहने की ज़रूरत नहीं है, आपके डिमीनर में, आपके एक्शंस में। जैसे अब मैंने बताया ना, मैं दिवाली पे घर आया था 4-5 दिन के लिए। मेरी सिस्टर की शादी इस साल फरवरी में हो गई, तो पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि मम्मी पापा कितने अकेले हो गए हैं, खासतौर से मम्मी, क्योंकि पापा तो फिर भी चलो उनका अपना social काम है circle। हाँ, वो और अपना काम है, वहाँ चले जाते हैं, सुबह शाम को आते हैं। मम्मी घर पे अकेली। तो मैं जो 4-5 दिन के लिए आया था, आई स्टेड फॉर अ मंथ। अभी भी मेरे को जो वापस फ्लाइट है मेरी 11 को ग्वालियर से, मैं सोच रहा हूँ वो पोस्टपोन करा के 5-6 दिन और रुकूँ, क्योंकि मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले करना चाहिए था शायद, और मेरा काम मुझे इजाज़त देता है। लेकिन पता है, जो आप बोल रहे हो ना कि बहुत पहले करना चाहिए था ना, आई गेट कि जैसे हम ये 40s टच करते हैं ना, मतलब मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदल जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड द पीपल आई कम अक्रॉस, कि द मोमेंट यू टर्न 40 अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। क्योंकि आप उस तरफ स्टेप कर जाते हो ना। करेक्ट, एंड देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ पेरेंट्स, बीइंग विद योर पेरेंट्स फॉर द लॉन्गर टाइम। यार वैल्यू तो ठीक है, वैल्यू शायद हमें हमेशा होती है, पर मतलब आपको इस बात का गुमान या इस बात का रियलाइजेशन होने लग जाता है कि वो अपने जीवन के उत्तरार्ध में है। यस, वो अपने जीवन के उस हाफ में है जहाँ से डाउन हिल ही है सब कुछ, एनी टाइम, है ना, वो हाँ। उस स्लोप पे है वो। करेक्ट। ये ख्याल ना, अगर आपको इस समय सब कुछ छोड़ के, ये मैं एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए, भगवान करे उनकी उम्र सबकी बहुत लंबी हो, टच वुड, लेकिन मान लीजिए 15 साल है मेरे पेरेंट्स के पास, एक बात कहता हूँ, और मैं हर साल 2 बार मिलता हूँ उनसे, तो मेरे पास मिलने के लिए 30 बार है सिर्फ। आई नो। तो या तो वो बार बढ़ा दूं मैं, ये रियलाइजेशन जो है ना, ये आपको और लाइफ में सेटलमेंट जिसे कहती है दुनिया ना, सेटल कभी नहीं और आएगा। सिक्योर, ये कभी नहीं होगा। ये एक ऐसी रेस में फंसे हुए हैं हम कि आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं सेटल्ड हूँ। आपको हमेशा लगेगा थोड़ा और कर लेता हूँ, थोड़ा और कर लेता हूँ। तो जब तक आप बैठ के पॉज करके खुद ये सोचोगे नहीं कि नहीं यार, ये रह जाएगा अंदर, ये तो रिग्रेट हो जाएगा अगर मैं नहीं करूँगा, तो ये चीज़ें कोई रिवर्स थोड़ी हो सकती हैं, ये रिटर्न थोड़ी हो सकता है। रिग्रेट रह जाता है। हाँ, वो रह जाता है। तो मुझे लगता है द सूनर वी रियलाइज एंड द सूनर वी डू दिस, वी ऑल कैन बी हैप्पियर। और ऐसे भी लोग हैं जिनके अपने माँ बाप से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं, नहीं है। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर उनको ये अंदर से फील नहीं होता, करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे पेरेंट्स, ये हमारे कल्चर का प्रॉब्लम है। सबको लगता हमने है कि पेरेंट्स को ना एक थ्रेशोल्ड बैठा दिया है। हमने उनको पेडेस्टल पे बैठा दिया। हमको लगता है सारे पेरेंट्स भगवान है। माफ़ करिएगा, मैं हाथ जोड़ के बहुत ही विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। They are human टॉक्सिक beings. पेरेंट्स भी देखे हैं मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो अपने बच्चों को अपना कोई फ्रीडम नहीं है उनको, उन्होंने Correct. पैदा ही इसलिए किया है कि वो उनकी गुलामी करें। ये बनोगे, ऐसे चलोगे, यहाँ से शादी होगी, ये करोगे। ऐसे भी पेरेंट्स हैं और ये बहुत टॉक्सिक है। एंड यू नो, आजकल तो मैं कुछ ऐसे पेरेंट्स देख रही हूँ हु आर लीस्ट विलिंग कि उनके बच्चों की शादी भी हो। तो मैं तो ऐसे पेरेंट्स को भी जानता हूँ कि, और ऑफ कोर्स ये अननोइंगली करते हैं, नोइंगली नहीं कर रहा है कोई, या हो सकता है नोइंगली कर रहा है, मुझे नहीं पता है, जो इतने डिपेंडेंट है अपने बच्चों पे कि वो उनको आज़ाद ही नहीं कर पा रहे हैं, वो उन्हें छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उसके लिए वो बहाने बनाते रहेंगे।
या दखल देते रहेंगे या उनकी ज़िंदगी कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे, विच इज़ वेरी टॉक्सिक। पर मैंने देखा है। जैसे मैं भी बता रही थी एग्जाम्पल ना, कि आजकल मैं जो देख रही हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी कराने में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, क्योंकि जैसे शादी होगी दे इनका विल control मूव आउट, कंट्रोल के साथ वो मूव आउट, दे लिव अलोन। और वो फेस नहीं करना वो चाहते। फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको एक, मतलब आई एम सॉरी यूजिंग दिस वर्ड, उनको एक फ्री का बंदा मिला है या बंदी मिली जो उनकी टेक केयर कर रहा है एट वो भी देयर है। ओल्ड एज। और एक और भावना जो हमारे यहाँ है ना, जैसे बचपन में हमने तुमको पाला, बुढ़ापे में तुम हमारा सहारा बनोगी, ये एक बदले का गेम है। हाँ। ये ना एक गिव एंड टेक का रिलेशन है, अगर आप ऐसा सोचते हो तो। और मेरे को एक और चीज़ जो लगती है, आप जब अपने घर किसी मेहमान को बुलाते हो तो पलकों पे रखते हो उसे आप। करेक्ट। तो बच्चा एक बुलाया हुआ मेहमान है, उसकी मर्जी से नहीं आया है, वो आपकी मर्जी से आया है, और उसके बाद वो आपकी इच्छाएं पूरी करने में लगा हुआ है, आपका जीवन। आप उसको वो संस्कार दो कि वो ऑटोमेटिकली करे। वो कर रहा है, इसमें बुराई नहीं है, वो तो करेगा। अगर उसके संस्कार सही है वो करेगा ही, या आपका बिहेवियर सही है तो वो करेगा ही। अगर आप इस लायक हैं तो एनीवे आपको नहीं छोड़ के जाएगा और करेगा वो बच्चा आपके लिए। बिल्कुल। पर आपकी ये अपेक्षा बड़ी टॉक्सिक है, मुझे लगता यू नो हमारी शायद जिस हम जनरेशन से बिलोंग करते हैं ना, वो जनरेशन फंसी इसमें है कि वी हैव टू बी द गुड चाइल्ड, है। फसाद गिर रहा है ना लेकिन अब। राइट, एंड वी हैव टू बी द गुड पेरेंट। एज अ पेरेंट हम बीच में अटके हैं, हमें बेस्ट पेरेंट भी बनना है और हमें बेस्ट बच्चा भी बनना है अपने पेरेंट्स के लिए। अगर आप बेस्ट सेल्फ बनेंगे ना, कहाँ है, हमारी जनरेशन को सिखाया ही नहीं गया था ना। जैसे कि अभी मैं इसी हाँ। बात पे ऐड ऑन करूं, बच्चा कैसे होना है कि सारी ट्रेनिंग है। बच्चे को पूरी कैसा है। होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे कपड़े पहनना, बेटा ऐसा करो बेटा। माँ बाप कैसे होने चाहिए का कोई कल्चर में हमारी ट्रेनिंग नहीं है। यू नो अगेन कमिंग, आज मैं कंपनी से एसोसिएटेड हूँ जहाँ हम पेरेंटिंग की बात करते हैं। हमने यही डिस्कस किया कि यू नो देयर शुड बी अ सर्टिफिकेशन कोर्स। हाँ, वो सर्टिफिकेट होगा तब तुम पेरेंट्स बन बन सकते पाओगे, हो। हाँ। क्योंकि तुम्हें थोड़ा पेरेंट, एक्सट्रीम साउंड कर रहा होगा, हाँ। लेकिन दिस इज इन अ वे करेक्ट कि Yes, ऐसा कुछ और होना इस चाहिए पे कि भी आप हमने लायक एक भी हो चीज क्या। और ऐड ऑन करी, टू गेट मैरिड ऑल्सो ना यू शुड बी अ सर्टिफिकेट। एग्जैक्टली। तुम्हें पता ही नहीं है कि रिश्ते को चलाना कैसे मुझे है। तो अब समझ में आया है कि शायद शादी के पहले आप डेट वेट कर रहे हो वहाँ तक ठीक है। अगर आपको शादी करनी है, अगर आप सीरियस हो, प्लीज़ गो टू कपल्स थेरेपी, 4-5 सेशन। एक थर्ड आदमी जो आप दोनों को नहीं जानता है, जो अनबायस्ड है, वो आपको ये बता सके बहुत ह्यूमिलिटी में कि आप इस पे काम करिए और आप इस पे काम Yes, करिए। अगर before आपको ये getting रिलेशन married, you should go to these things and Yeah. before becoming parents also. यस 100%। हम एक नया रिश्ता स्टार्ट कर लेते हैं, सडनली मैं एक वाइफ, एक आदमी हस्बैंड बन जाता है और हमें पता ही नहीं हस्बैंड वाइफ को बिहेव कैसे करना है एक दूसरे के हम सबके लिए साथ। पहली बार है, देखिए। राइट, सबके लिए है। हम सबके लिए पहली बार है, हाँ। वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पहली बार को इनसिंसियरिटी के साथ करने का प्रॉब्लम है। राइट, वो पता नहीं ही है। नहीं है ना हाँ, करना नहीं होना कैसे चाहिए। है, हाँ, exactly. किसी को भी नहीं पता। बिल्कुल सो मुझे लगता है ना इसका एक सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए। एंड मोर वो बिकमिंग अ पेरेंट, डेफिनेटली। इट्स अ मैमथ टास्क। मुझे लगता है एक पहाड़ चढ़ने जैसा है पेरेंट होना। मेरा तो डर ही है कि एंड भाई यू नो आज मैं के टाइम पे प्रिपेयर्ड नहीं हूँ शायद। इंस्टाग्राम सिखा रहा है हाउ टू बी अ पेरेंट, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि कोई मतलब आई एम सरप्राइज, आजकल ना दुनिया में हर तरह के सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। पेरेंटिंग कोच भी आ गए हैं। आपका बच्चा अलग तरीके से पल बढ़ रहा है, मेरा बच्चा अलग नेचर का है। आपका फॉर्मूला मुझ पे अप्लाई कैसे होगा? Even I talk about gentle parenting these days, but I completely don't believe in gentle parenting. बच्चा बहुत बदतमीजी कर रहा है और हम gentle parenting की बात कर रहे हैं। तो कौन सिखा रहा है? Instagram सिखा रहा है। एक चीज़ और भी है जो मैं आप बात कर रहे थे तो मुझे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हुआ इस बात का कि मेरे बच्चे हैं नहीं, तो आई एम मे बी नॉट द बेस्ट पर्सन टू टेल पीपल हाउ टू डू इट। अरे, जो parent लेकिन उनके क्योंकि पास मैं भी दायरे है। में देखता हूँ, हाँ। मैं अपने दाएं बाएं देखता हूँ कि बच्चों के साथ कैसा बिहेव होता है। मैंने बचपन निकाला है, मैंने अपने पेरेंट्स और दाएं बाएं पेरेंट्स देखे हैं, तो मैं उस एक्सपीरियंस से ये सब कुछ कह रहा हूँ। मेरे अपने बच्चे शायद इसीलिए नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, एम आई हील्ड इनफ, एम आई रेडी टू हैव अ किड। I know. ये सवाल कितना जरूरी। जस्ट कोई कह रहा है कि शादी कर लो, बच्चा कर लो, मैं कर लूँ, और फिर अच्छा। और अगेन जब मेरा डिवोर्स हो रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी, मेरे पेरेंट्स की सफरिंग हो रही थी, उनका कोई हाथ नहीं उसमें, पर क्योंकि उनका बंधन मुझसे जुड़ा हुआ है, They were in pain. दे वर सफरिंग। Yes. और उस चीज़ ने मुझे बताया कि हमें अपने बच्चों को जन्म देने के अलावा उनके प्रारब्ध पे, उनकी नियति पे, उनके भाग्य पे, उनके कोर्स ऑफ लाइफ पे, पाथ ऑफ लाइफ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं है। विच इज़ अ वेरी
मे बी वेरी पेनफुल थिंग फॉर सम पेरेंट्स कि यार वो दुख में, तो वही आप दुख में बगल में खड़े रह सकते हो किसी के, पर वो दुख झेलना उसी को है. इसलिए मेरे को ये और सवाल आता है कि डू आई वॉन्ट अ किड ब्रॉट बाई मी इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि मैं जन्म के अलावा और क्या कंट्रोल कर पाऊंगा. कंट्रोल नॉट इन अ रॉन्ग वे, पर मैं क्या कर पाऊंगा उसके लिए. और वो मेहमान होगा, तो मैं एक ऐसे मेहमान को इस घर में बुलाना चाहता हूँ जिसको मैं वो सब भी नहीं दे पा रहा हूँ जो कि बहुत ऑफकोर्स है कि देना ही चाहिए. और वो एक्सटर्नल चीज़ें नहीं है. एक्सटर्नल चीज़ें नहीं हाँ, है, वो ऑब्वियसली, मैं पैसा राइट. रुपया गाड़ी की बात हाँ, नहीं कर हाँ, रहा हूँ. हाँ. मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मैं वो आदमी हूँ जो एक बच्चे को बड़ा कर पाएगा, प्यार दे पाएगा, कोई स्कार नहीं छोड़ेगा. और ये डर भी हो सकता है, मेरा मेरा फियर भी हो सकता है ये, बिल्कुल. लेकिन है ये ऐसा है कि मैं इतना सोचता हूँ इस बारे में. ये सच्चाई है, क्योंकि एवरी टाइम वंस आई स्कोल्ड माई डॉटर, मेरा वो इंट्रोस्पेक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाता हाँ, है. कि क्या करूँ? ज़्यादा तो नहीं हो गया? हाँ. क्या ये याद नहीं रखेगी? क्या इतनी छोटी डांट थी ये भूल जाएगी? तो दिस इज़ ट्रू. चाहे आपका प्रीवियस पास्ट कैसा रहा हो एज अ किड, लेकिन आप इस चीज़ को लेके हमेशा डरते रहोगे. हाँ, मुझे तो है ये डर, मुझे है. और मैं शायद ये तय नहीं कर पाता हूँ कि ये डर है या मैं वाइज हो गया हूँ या मुझे समझ आ गया है ये गेम. ये मुझे भी नहीं मुझे पता. भी नहीं पता है क्या है, पर कंफ्यूजन में क्यों लाऊं मैं. एक वो भी बात है ना कि भाई कोई चीज़ जैसे मेरे confusion में हस्बैंड क्यों को करनी नहीं है, सौरभ डजंट हैव दिस फियर. Fear. डांट दिया, बहुत डांट बढ़िया, दिया. हाँ. उनका कई बार कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज द ब्लिस. हाँ. पर एक और बात भी है कि अगर उनको ये अवेयरनेस है इस बात की, तो ये ईजी भी हो जाता है. गिल्ट में रहने से हो सकता है ये और ख़राब हो. जैसे मैं और आप अगर रहें, हमारे जैसे लोग हों, मैं तो गिल्ट में आ जाऊं, तो हम खराब कर देते हैं. हम खराब कर देते हैं. या हम ओवरली कॉन्शियस होके अपने लिए तो खराब, Exactly. किसी एक के लिए तो खराब करेंगे. अपने या लिए खराब होगा तो उनके लिए भी होगा कहीं. होगा. तो मुझे लगता है वो गिल्ट भी बुरा है. तो ये बड़ी ऐसा जवाब है कि जिसका शायद कोई एक जवाब, ऐसा सवाल है जिसका कोई एक जवाब तो शायद ना यही जिंदगी है. हो. बिल्कुल, मेरे को तो ऐसा ही लगता है. यही जिंदगी है. जिंदगी तो ढूंढते रहने का नाम है. इसका कोई एक सेट Pursuit of आंसर नहीं life हो वाला सकता. बात है. हाँ, एक नेक्स्ट सेट पैटर्न हो सकता है जीने का, नहीं हो सकता, राइट. नहीं हो सकता. सो जाते जाते एक गाना ये बनता है. गाना तो छूट गया है. नहीं नहीं, अ सिंगर इज ऑलवेज अ सिंगर. क्या गाऊं मैं. कोई भी अच्छा सा, डेडिकेटेड टू मी. चलो, मेकिंग इट इजी फॉर यू. तो समय हो गया गाए हुए. मैं मतलब अचानक, ये अचानक वाला हमला था, है ना, एम्बुश कर लिया गया मुझे. आई नेवर टोल्ड यू दैट. ये मस्ती के नज़ारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम तेरी कसम, जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे. मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले फसाने लिए हो. चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए. मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो. चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए. थैंक यू वेरी मच. सो थैंक यू गीत फॉर कमिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. इतने टाइट शेड्यूल में तुमने टाइम निकाला हमारे लिए. ऐसा कोई, मैं भगवान करे ऐसे दिन आए. बहुत फ्रैंकली इतना भी बिजी नहीं होता तो इंसान. आई विल वेट फॉर दैट डे कि जिस दिन गीत बहुत बिजी होगा और उसको हम पकड़ के पॉडकास्ट कर रहे होंगे. मैं तो दिल्ली आया था और ये था कि ये हमारे बातचीत अगेन थी एवरीथिंग क्या इज करते हैं. डिस्टेंट. हाँ, और देखिए कितना एफर्टलेस था. कोई बहुत कैलेंडर टाइम नहीं देख रहे थे. दिल्ली आना था, मैं एक भी दिन नहीं. पहले आ गया, बस इतना ही है. दैट्स इट. एंड वी फिनिश्ड इट. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट आई लव टॉकिंग. आई नो. मुझे ऐसा भी लगता है, बात करना बहुत पसंद है मुझे. सो थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू फॉर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.